CH-41 फिलहाल खतरा टाल गया। नैरेटर जीतू कलानी नालंदा यूनिवर्सिटी का सबसे लायक योद्धा था। अपने घमंड में पहले तो वो अपने सामने किसी को कुछ समझ नहीं रहा था, लेकिन जब मयंक ने उसकी यूनिवर्सिटी के समूह और सारे दर्शकों के सामने उसे मजबूर कर दिया कि वो हार स्वीकार कर ले, तो वो अपने आपे में नहीं रहा। उज्जैनी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई कि मयंक पहले से लिखे हुए मंत्रों का प्रयोग कैसे कर सकता था, और इसके जवाब में मयंक ने ऑन द स्पॉट स्क्रॉल लिखकर लड़ाई शुरू की। लेकिन इस बार भी उसका पलड़ा भारी लग रहा था, क्योंकि भले ही जीतू कलानी ने फ्रॉस्ट बाइट जैसी ठंडी बर्फ से वार किया था, लेकिन मयंक ने अपने मंत्रों से अपने चारों तरफ आग पैदा कर ली थी, जिससे वो खतरनाक ठंडी बर्फ पिघलकर बर्बाद हो गई थी। सब सोचने लगे कि क्या मयंक ने अग्नि तत्व की शक्ति को नियंत्रित करना सीख लिया था, लेकिन ये असंभव था, क्योंकि इसके लिए जागृति और शक्ति के उस स्तर की आवश्यकता थी जिसको बहुत मेहनत करके विकसित करना पड़ता है, और मयंक ने पिछले कुछ ही महीनों से ये सब शुरू किया था, तो ऐसा संभव नहीं था कि वो इतनी जल्दी ये सब कर पाया हो। तो फिर ये हुआ कैसे? नालंदा यूनिवर्सिटी के वो लोग जिन्होंने पहले मयंक और कौस्तुभ वाले मामले पर चुप्पी साध ली थी और किसी भी कारण की वजह से कुछ नहीं कहा था, अब उन्हें गिल्टी फील होने लगा, क्योंकि मयंक की असाधारण प्रतिभा ने सभी की आंखें खोल दी थी। अब सब वास्तव में मान रहे थे कि मयंक के पास अग्नि तत्व शक्ति की प्रतिभा भी है, जो किसी उच्चतम स्तर के योद्धा के पास ही हो सकती थी। और अभी सबने देखा ही था कि उसके पास उल्काओं की शक्ति भी थी। बेशक ये शक्ति आक्रमण करने का काम नहीं आती थी, लेकिन डिफेंसिव तकनीकों की अगर बात की जाए तो एक कमाल की तकनीक थी। जीतू कलानी ने थोड़ी देर के लिए अपना हाथ उठाया और उसके हाथ से निकल रही सर्द हवाओं ने माहौल में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ा दी। धीरे धीरे ये ठंडी हवाएं मयंक की तरफ बढ़ने लगी और उसकी सारी आग की लपटों को घेर लिया। जीतू कलानी देख सकता था कि इस बर्फ के तूफान और आग की लपटों के पार से मयंक उसे घूर रहा था और धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। मयंक की इस हरकत को जीतू ने उसकी बेचैनी और व्याकुलता माना और खुद को किसी भी संभावित हमले के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया। जीतू कलानी ने सही मौका देखकर क्रोध के साथ अपनी बर्फ की पूरी ताकत को झोंक दिया और मयंक पर वार कर दिया। हवा में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े मयंक के शरीर को फ्रॉस्ट बाइट देने के लिए उसकी तरफ चल पड़े। मयंक ने अपना पूरा शरीर अग्नि में कर लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका पूरा शरीर आग में नहाया हुआ था। वो एक सूरज की तरह चमक रहा था। जैसे ही बर्फ के जादुई टुकड़े मयंक के शरीर से टकराए, वो सारे के सारे पिघलकर भाप में बदल गए। इस वक्त मयंक का शरीर एक भट्टी से भी ज्यादा गर्म था, जिसने वातावरण में उत्पन्न की गई सारी नकली ठंड को भाप बनाकर उड़ा दिया था। जल तत्व और अग्नि तत्व की लड़ाई में एक बात बहुत खास होती थी, और वो ये कि जल तत्व अग्नि तत्व का मुकाबला तो कर सकता था, लेकिन अगर अग्नि तत्व की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो जल तत्व की ताकत को सोख कर उड़ा भी सकता था। और यही इस समय मयंक और जीतू कलानी की लड़ाई में हो रहा था। उज्जैनी यूनिवर्सिटी के नेता ने खतरे को भांपकर चिल्लाकर जीतू से कहा, नेता, नहीं जीतू, वापस अपने मैट्रिक्स में जाओ। नैरेटर, लेकिन इससे पहले कि जीतू अपने नेता की बात सुनकर कुछ कर पाता, मयंक तेजी से हवा में उछलता हुआ उसके पास पहुंच गया। उसके शरीर के चारों तरफ जल रही आग की लपटें ड्रैगन्स बनकर जीतू कलानी की तरफ दौड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि मयंक का शरीर एक बहुत बड़ा ड्रैगन है, जिसके मुंह खोलकर दहाड़ने से छोटे छोटे ड्रैगन के बच्चे निकलकर गुस्से में दहाड़ते हुए आक्रमण कर रहे हो। जीतू कलानी को बचा सकने वाली सुरक्षात्मक बर्फ की ढाल अब खत्म हो चुकी थी। जीतू महसूस कर सकता था कि अब वो किसी भी तरह से बच नहीं सकता था। जो खतरा उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था, उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए उसने मैट्रिक्स के ठीक बीचों बीच जाकर जितनी ठंडी शक्ति बची थी, उसे सेंटर में इकट्ठा करना शुरू किया, ताकि मयंक के हमले का कम से कम असर उसके ऊपर हो। बहुत ज्यादा ठंड की बाधा के बावजूद एक ड्रैगन हवा की गति से मैट्रिक्स के सेंटर में पहुंचा और जीतू कलानी को हवा में उछाल लिया। इसकी लपटों से जीतू का पूरा शरीर झुलस गया। उज्जैनी यूनिवर्सिटी के एक ताकतवर और प्रभावशाली सदस्य ने आगे बढ़कर जीतू के शरीर को थामा और उसे एक गीले कंबल में लपेटकर लपटों को बुझा दिया। जीतू के आसपास बहुत से लड़के जमा हो गए थे और वो सब के सब इस वक्त बहुत घबराए हुए लग रहे थे। तभी जीतू के मुंह से खून की धार बह निकली। उसने अपनी आंखें खोली और बोला, जीतू, फिक्र मत करो, मैं मरूंगा नहीं। नैरेटर, उसकी अभिमानी निगाहों ने मयंक की ओर देखा। वह इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि वो अपने से कम प्रशिक्षित और कम प्रतिभाशाली किसी युवक से हार गया था। मयंक ने उसकी तरफ देखकर उसी के अंदाज में जीतू को उसकी बात याद दिलाते हुए कहा, जीतू, किसी ने कुछ देर पहले मुझसे कहा था कि एक जनादेश जादूगर कभी हारता नहीं है ना? नैरेटर, जीतू घायल होकर जमीन पर पड़ा था और उसके मुंह से खून की एक और धार बह निकली। उज्जैनी यूनिवर्सिटी के हर सदस्य को इस बार बुरा लग रहा था, क्योंकि जीतू उनका गौरव था और उसे इस तरह कभी अपमानित नहीं किया गया था, लेकिन वो इस तथ्य को भी नहीं नकार सकते थे कि जीतू सबके सामने बहुत बुरी तरह से यह युद्ध हार गया था। बहरहाल जीतू ने उखड़ती हुई सांसों के बीच अपने प्रतिद्वंद्वी से पूछा, जीतू, तुम हो कौन? नैरेटर, उसने ये सवाल पूछने के लिए अपने शरीर में बची सारी ताकत लगा दी थी, जैसे वो ये बात इसलिए जानना चाहता हो कि इस लड़के को हमेशा याद रखेगा। मयंक ने उसे अपना नाम बताया। चील जैसी आंखों वाले उज्जैनी यूनिवर्सिटी के नेता ने अपना पूरा ध्यान मयंक की बात पर फोकस करते हुए उससे पूछा, नेता, मैं नालंदा यूनिवर्सिटी के सारे डेटा और आंकड़ों पर नजर रखता हूँ। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जितने भी टॉपर्स हुए हैं, उन सबके नाम मुझे जबानी याद है, लेकिन तुम्हारा नाम पिछले कुछ वर्षों की किसी भी लिस्ट के टॉपर्स में नहीं था।
ऐसा क्यों? नैरेटर, इस नेता को इस समय वाकई ऐसा लग रहा था कि मयंक जैसे प्रतिभाशाली छात्र के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी में कोई अन्याय नहीं हुआ होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी के बड़े प्रमुख इस सवाल को लेकर असहज महसूस कर रहे थे। पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसके कारण मयंक को उत्कृष्टता की सूची से बाहर कर दिया गया था। हालांकि वे सच्चाई के साथ इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे कि ऐसा क्यों किया गया। मयंक को लगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी के गलत निर्णय का मजाक उड़ाने का यह सही समय था। उसने कहा, मयंक, क्या आपको केवल ये पता है कि मैं उत्कृष्टता की सूची में नहीं हूँ? हाँ, मैं वाकई नहीं हूँ। बल्कि मैं तो ऑब्जर्वेशन लिस्ट में हूँ जहाँ मेरी परफॉर्मेंस को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाएगा। नैरेटर, जीतू कलानी को लगा कि मयंक उसका मजाक उड़ा रहा है। इसलिए वो बोला, जीतू, मैं मानता हूं कि तुम इस युद्ध में विजयी रहे हो, लेकिन एक विजेता होने के नाते तुम्हें अपने प्रतिद्वंद्वी का इतनी बुरी तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कौस्तुभ ने मयंक की बात का समर्थन करते हुए कहा कि वो एकदम सच कह रहा था। हालांकि कौस्तुभ के चेहरे से साफ दिख रहा था कि इस सच्चाई से वह खुश नहीं था। उज्जैनी यूनिवर्सिटी के लोग भ्रमित थे, लेकिन जल्द ही चील जैसी आंखों वाला नेता हंसने लगा और नालंदा यूनिवर्सिटी के बड़े प्रमुखों को तिरस्कार से देखने लगा। फिर वो पूरी गंभीरता से बोला, नेता, मुझे यकीन नहीं होता कि आपने इस तरह की असाधारण प्रतिभा को ऑब्जर्वेशन लिस्ट में रखा हुआ है। और तुम मयंक, बेटा, तुम अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ दो और हमारे साथ चलो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम उज्जैनी यूनिवर्सिटी के अगले स्टार होंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी के लोगों को मयंक को उज्जैनी द्वारा दिए गए इस निमंत्रण से बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। खासकर मैनेजमेंट के हाई ऑफिशियल्स और विभिन्न क्लबों के हेड्स और प्रमुखों को। नालंदा और उज्जैनी की प्रतिस्पर्धा किसी से छिपी हुई बात नहीं थी और अब नालंदा का पारंपरिक दुश्मन नालंदा यूनिवर्सिटी के ही एक ऐसे छात्र को नालंदा छोड़कर उज्जैनी ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित कर रहा था, जिसे उन्होंने ऑब्जर्वेशन पर रखने का फैसला किया था। विडंबना यानी कि आयरनी शायद इसे ही कहते हैं ना। सब सोच रहे थे कि मयंक न जाने क्या जवाब देगा, लेकिन उसने बहुत पोलाइटली धन्यवाद करते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ये बात उज्जैनी के नेता को अच्छी नहीं लगी और उसने लगभग धमकी देते हुए कहा, नेता, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब अगली बार हम एक दूसरे से मिलेंगे तो वो एक अलग ही लेवल की लड़ाई होगी। चलो लड़कों, अब हम यहाँ से चलते हैं। नैरेटर, उज्जैनी यूनिवर्सिटी के समूह ने नालंदा यूनिवर्सिटी के लोगों के समूह पर नजर डाली, फिर पूरा समूह एक साथ पीछे घूमा और मार्च पास्ट करता हुआ वहां से चला गया। भले ही वे हार गए थे, लेकिन हार से उनका गौरव और घमंड अप्रभावित लग रहा था। खतरा टल गया था, यानी चुनौती देने के लिए आए उज्जैनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वापस लौट गए थे, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी के सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड मेंबर्स के पास अब चैन की सांस लेने का समय नहीं था, बल्कि उनकी शांति भंग हो गई थी। और इसका कारण ये था कि उनके टॉप 3 स्टूडेंट्स फाइट में बुरी तरह हार गए थे। अगर आज कौस्तुभ और मयंक नहीं होते तो यह उनकी यूनिवर्सिटी के इतिहास का सबसे बड़ा अपमान होता जो उन्हें झेलना पड़ता। जिंदगी भी ऐसी ही होती है ना। जब हमें किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद होती है तो वो इंसान हमारी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता। और जब हम सारी उम्मीदें छोड़कर लगभग हार मान ही चुके होते हैं, तब अंधेरे में उम्मीद की नन्ही से किरण की तरह अचानक कोई आकर सब कुछ ठीक कर देता है। ऐसा ही कुछ रोमांचक आज नालंदा यूनिवर्सिटी के सम्मान को बचाने के समय हुआ था। यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर पाए थे और जिन लड़कों को पूरी यूनिवर्सिटी नकारा, निकम्मा, बेशर्म और न जाने क्या क्या कहती और मानती रही थी, आज उन्होंने मान सम्मान बचाने के साथ साथ ये भी जता दिया था कि वो कितने शक्तिशाली और मेहनती हैं। आज उज्जैनी यूनिवर्सिटी से जो फाइट हुई थी, उससे पहले लगभग हर दूसरे छात्र या छात्रा का यही मानना था कि मयंक और कौस्तुभ बहुत ज्यादा घमंड रखते थे। खासतौर से मयंक तो सिर्फ और सिर्फ बेशर्म और घमंडी लड़का था। लेकिन आज उन सबका मानना था कि इन दोनों लड़कों का अहंकार अपनी जगह सही था। तलवारबाजी क्लब के हेड प्रोफेसर जगमोहन डोगरा ने चांसलर साहब का इशारा समझते हुए मयंक से कहा, जगमोहन, मयंक, मैं पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ से तुमसे माफी चाहता हूँ। हमने तुम्हारे साथ वाकई दुर्व्यवहार किया है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज की इस फाइट के कारण हम सबने अपनी गलती को न केवल देखा बल्कि उसे महसूस भी किया। अब क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तुम्हारे पास थंडर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और मार्शल आर्ट में उच्चतम स्तर की प्रतिभा है, तो क्या तुम अपनी पसंद से कोई विशेषज्ञता वाला क्लब चुनना चाहोगे? नैरेटर, पूरी यूनिवर्सिटी के सामने प्रोफेसर डोगरा ने मयंक से उसकी पसंद का क्लब पूछा। यानी निर्णय मयंक को करना था। यूनिवर्सिटी के हेड्स ने महसूस किया था कि इन सारी विशेषताओं और टैलेंट के साथ मयंक किसी भी क्लब का स्टार होगा। उसमें स्क्रॉल लिखने की अद्भुत क्षमता थी और वो जिस भी क्लब को चुनेगा उसका नाम रोशन करेगा। मार्शल आर्ट के साथ साथ परफॉर्मिंग आर्ट्स में जादू टोना, अयारी क्लब के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि मयंक उनके ही क्लब को चुन लेगा। CH42 जिद है तो जिद है, प्रोफेसर जगमोहन डोगरा ने कौस्तुभ से कहा। जगमोहन, कौस्तुभ, मार्शल आर्ट्स के किसी भी क्लब में शामिल होने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हें तलवारबाजी में अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं और यदि तुम चाहो तो तुम हमारी और विधाओं में से भी कुछ चुन सकते हो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी प्रतिभा के साथ न्याय होगा। इसके बाद एक एक करके अलग अलग क्लबों के डीन्स और हेड्स ने मयंक और कौस्तुभ को अपने अपने क्लब में लेने के लिए उन्हें निमंत्रण दिया, क्योंकि वो सब समझ गए थे कि ये दोनों बहुत बड़ी प्रतिभाएं रखते थे और इनका क्लब में होना किसी भी क्लब के लिए शान की बात होगी। कौस्तुभ ने सभी प्रोफेसर्स की बातें सुनी लेकिन कुछ बोला नहीं।
उसने चुपचाप मयंक की तरफ देखा। इस बात का मतलब ये था कि वो चाहता था कि मयंक इन दोनों के लिए अंतिम निर्णय ले। स्टूडेंट्स के अलावा प्रोफेसर्स भी समझ गए थे कि कौस्तुभ के इस इशारे का मतलब क्या था। अपनी दोस्ती निभाते हुए कौस्तुभ हमेशा अपने लिए फैसले लेने का हक मयंक को देता था और आज भी उसने यही किया था। वे समझ गए थे कि ये मयंक ही उनका भविष्य तय करेगा। इस समय नालंदा यूनिवर्सिटी में हर किसी की नजरें मयंक पर थी क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इसका फैसला क्या होगा। मयंक सोच रहा था कि सबकी उम्मीदें उससे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसने धीरे से कहा, क्वार्टरली परीक्षा के दौरान जो कुछ भी हुआ, क्या हम उस बात को पूरा कर चुके हैं? इस सवाल ने नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर से लेकर एक आम स्टूडेंट तक सबको हैरान कर दिया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में भी यह जिद्दी लड़का अपनी बात पर अड़ा हुआ था। मिस लोपमुद्रा आज मयंक और कौस्तुभ की परफॉर्मेंस देखकर उनके लिए बहुत खुश महसूस कर रही थी क्योंकि आज यूनिवर्सिटी में सबके सामने इन दोनों की क्षमताओं की पुष्टि हो गई थी। इन दोनों का भविष्य शानदार होगा, इस बात में कोई शक नहीं था। एंट्रेंस एग्जाम के टाइम से ही लोपमुद्रा मयंक की प्रतिभा के बारे में जानती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि दूसरों के सामने ये लड़का अपनी प्रतिभा जाहिर क्यों नहीं करता था। और आज मयंक ने ऐसा कर दिया था। हालांकि मिस लोपमुद्रा को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि आज के शानदार प्रदर्शन के बाद क्वार्टरली एग्जाम वाले दिन की गई मयंक की गुस्ताखी को यूनिवर्सिटी के लोग भुलाकर उसे एक और मौका देने के लिए तैयार थे, लेकिन ये जिद्दी फिर से उसी बात को उठा रहा था। प्रोफेसर जगमोहन डोगरा ने ये मयंक को देखा और वह प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल की साजिश के बारे में और भी आश्वस्त होकर असंतुष्ट हो गए। अब उन्हें समझ आ रहा था कि उस दिन प्रोफेसर नेदुम्परम्बिल बार बार आकाश नंदा को फर्स्ट पोजीशन दिए जाने के लिए जिद क्यों कर रहे थे। उन्होंने मयंक से कहा, यूनिवर्सिटी मानती है कि क्वार्टरली परीक्षा के दौरान गलत निर्णय लिया गया। हालांकि आज आप दोनों की परफॉर्मेंस ने हमें ये बात अच्छे से दिखा दी है कि आप दोनों कितने शक्तिशाली हो। तो चलो अतीत को पीछे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। मयंक अभी भी इस बात से संतुष्ट नहीं था। वो हंसते हुए बोला, सिर्फ एक गलत निर्णय, बस। मयंक जानता था कि क्वार्टरली परीक्षा के दौरान पर्दे के पीछे जरूर कुछ न कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण आकाश को डिजर्व न करते हुए भी पहला स्थान दिया गया। वो ये भी समझ रहा था कि प्रोफेसर जगमोहन डोगरा अपनी तरफ से उसे शांत करने के लिए ये सब कह रहे थे। प्रोफेसर जगमोहन डोगरा वाकई इस प्रतिभा को खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने मयंक से पूछा, तो तुम ही बता दो कि तुम क्या चाहते हो। मयंक आगे आया और बोला, सर, अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मैं तो आज तक यूनिवर्सिटी का आधिकारिक छात्र भी नहीं हूं। इसलिए मेरे लिए ये कहना कि आप लोगों का निर्णय वास्तव में सिर्फ एक गलत डिसीजन था, ये उचित नहीं है। आज हमने नालंदा यूनिवर्सिटी से प्राप्त 2 साल की शिक्षा के आधार पर ही उज्जैनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हराया। तो ये यूनिवर्सिटी का एहसान उतारने जैसा था। हमने आप लोगों पर कोई एहसान नहीं किया। इसलिए आधिकारिक छात्र बनने की हम दोनों में से किसी की न तो इच्छा है और न ही कोई जरूरत। मयंक के इस फैसले से सुनने वाले सभी लोग हैरान रह गए। पूरे के पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। आखिरकार लोग समझ ही गए कि अगर मयंक ने कह दिया कि जिद है तो जिद है, बस, इसके आगे और कुछ नहीं। स्टूडेंट तो स्टूडेंट, बहुत से प्रोफेसर्स के लिए भी इस बात को मानना आसान नहीं था कि मयंक ने वाकई प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। कुछ ही समय पहले कौस्तुभ और मयंक ने उज्जैन यूनिवर्सिटी के समूह को हराकर नालंदा यूनिवर्सिटी का मान सम्मान बचाया था। सभी लोग इस बात को समझ रहे थे कि उनकी इस शानदार उपलब्धि के कारण यूनिवर्सिटी का मन बदल गया था और अब उनके दिल में इन दोनों लड़कों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया था। साथ ही उनकी प्रतिभा के लिए सम्मान साफ था क्योंकि अब मैनेजमेंट और प्रोफेसर्स में से हर कोई इन दोनों लड़कों को काफी पसंद कर रहा था। और इसी बात का नतीजा था कि यूनिवर्सिटी के डिफरेंट क्लब्स के हेड्स अपने अपने क्लब में इन दोनों लड़कों को शामिल करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे थे। एक पल को ऐसा लगने लगा था कि क्वार्टरली एग्जाम के दौरान जो हंगामा खड़ा हुआ था वो आज शांत हो जाएगा। लेकिन किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि जिस बात का वो आज अंत समझ रहे थे वो फिर से आज उठ खड़ी होगी। मयंक की सेहत और उसके घमंड को सभी ने कम करके आंका था। कुछ महीने पहले के मयंक की बात होती तो शायद किसी ने इस बात के बारे में दोबारा सोचा भी नहीं होता और ना ही परवाह की होती। लेकिन अभी वो सबके सामने प्रतिभा का भंडार मयंक था जो पालक झपकते ही मुश्किल से मुश्किल जादू के स्क्रॉल लिखकर उनका इस्तेमाल करने में सक्षम था और चुटकी बजाते ही एक जनादेश जादूगर को हरा सकता था। इसलिए इस लड़के को घमंड करने का पूरा पूरा अधिकार था। मैदान में एक गहरा सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि मैनेजमेंट के कई अधिकारियों के पास में भी बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष के छात्रों में से कई छात्र काफी दूर दूर से आते थे। हालांकि इन शिष्यों को यूनिवर्सिटी के प्रशिक्षकों से मार्गदर्शन भी मिलता था और साधना और क्षमताओं को विकसित करने पर बुनियादी ज्ञान की जानकारी भी दी जाती थी, लेकिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें खुद पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। उन्हें अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए अकेले में साधना करनी पड़ती थी और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। यूनिवर्सिटी की तरफ से सहयोग की बात करें तो इन लोगों को यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में केवल पहले स्तर पर ही जाने की इजाजत दी जाती थी और इन्हें यूनिवर्सिटी के कई संसाधनों का उपयोग करने का कोई विशेषाधिकार भी इन्हें नहीं था। उज्जैनी यूनिवर्सिटी के छात्रों के विरुद्ध लड़ाई जीतने के बाद जब नालंदा यूनिवर्सिटी का सम्मान बचा लिया गया तो मयंक ने कहा था कि ये जीत पिछले 2 सालों से यूनिवर्सिटी में अपनी क्षमताओं पर काम करने का अधिकार मिलने के लिए कृतज्ञता का प्रतीक है। यही वजह थी कि कोई मयंक को किसी चीज के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता था क्योंकि उसने पहले ही अपनी जीत यूनिवर्सिटी के एहसानों को डेडिकेट कर दी थी।
मयंक और कौस्तुभ न केवल शाश्वती के लिए लड़ाई करने के लिए एक साथ आगे बढ़े बल्कि उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। ये पहले से सोचा हुआ था या अचानक हुआ था, ये कोई नहीं कह सकता था। लेकिन इन लड़कों की तारीफ किए बिना कोई नहीं रह सकता था। और अब किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मयंक पिछले 2 साल से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था और एक भी व्यक्ति ने उसके टैलेंट को नहीं पहचाना था। तभी प्रोफेसर जगमोहन डोगरा ने कहा, जगमोहन, मयंक, हम अपनी गलती को सुधारने के लिए एक और कदम उठाने को तैयार हैं। क्वार्टरली परीक्षा के परिणामों में कौस्तुभ को पहला स्थान मिलना चाहिए था और आपको तीसरा। और हम इस गलती को सुधारेंगे और यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में भी ये चीजें करेक्ट करके लिखी जाएंगी। नैरेटर, स्टूडेंट्स की भीड़ में खड़े आकाश नंदा के हाव भाव फौरन बदल गए क्योंकि ये वाकई बहुत शर्मनाक था। लगभग 2 महीने पहले घोषणा की गई थी कि वो क्वार्टरली एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन पर आया था और अब यूनिवर्सिटी अपनी परंपरा को तोड़कर उसे प्रथम स्थान से हटाकर अपना रिकॉर्ड बदलने जा रही थी। इस बात से यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा बवाल होना तय था, लेकिन आकाश सोच रहा था कि अगर यह खबर यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गई तो वो दुनिया को मुंह कैसे दिखाएगा। वो तो सब जगह बस मजाक का पात्र बनकर रह जाएगा। ऐसी हालत में आकाश का कोई दोस्त, क्लासमेट या सीनियर उसकी मदद नहीं कर सकता था। मन ही मन वो सब भी मानते थे कि उसे फर्स्ट पोजीशन पर रहने का कोई हक नहीं था। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जब यूनिवर्सिटी पर एक बाहरी हमला हुआ तो आकाश ने आक्रमण करने या चुनौती स्वीकार करने की बजाय अपने कदम पीछे हटा लिए थे। युद्ध के दौरान अगर उसे लगता कि उसकी जान पर बनाई है तो वो युद्ध विराम कहकर हार मान सकता था, लेकिन उसने तो चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की थी। दूसरी तरफ कौस्तुभ वो सब कुछ करने में सक्षम था जो आकाश नहीं कर सका था। साफ सीधी बात यह है कि फर्स्ट पोजीशन पर आने वाले स्टूडेंट से लोग प्रेरणा लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपना हीरो अब कौस्तुभ और मयंक में नजर आने लगा था, आकाश नंदा में नहीं। जब सब लोग मयंक और प्रोफेसर डोगरा की बातचीत के बारे में सोच रहे थे तो प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल चुपचाप बैठे कैसे रह सकते थे। आखिरकार वही तो इस सारे फसाद की जड़ थे। वो मयंक को तीसरा और कौस्तुभ को पहला स्थान ऑफर किए जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। हालांकि मन ही मन वो भी जानते थे कि ये दोनों लड़के इन पोजीशंस को डिजर्व करते थे। फिर भी उन्होंने कहा, रोमिल, रिजल्ट तो पहले ही घोषित किया जा चुका है, उसे हम इतनी आसानी से कैसे बदल सकते हैं। भले ही आज मयंक का प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली था, लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उसने आज की लड़ाई में अपनी जीत का इस्तेमाल सौदेबाजी के रूप में किया है और यूनिवर्सिटी को धमकाकर हमारा निर्णय बदलने की कोशिश की है। ऐसा स्टूडेंट होने का क्या फायदा, भले ही वो कितना भी टैलेंटेड हो। नैरेटर, मयंक मन ही मन सोचने लगा कि उसने यूनिवर्सिटी को धमकी कब दी। लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल बात को घुमाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सही अर्थों में देखा जाए तो यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने आकाश नंदा को पहले स्थान पर जबरदस्ती पहुंचाया था और इन्हीं की रिकमेंडेशन की वजह से मयंक पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। जबकि प्रोफेसर जगमोहन डोगरा हमेशा से मयंक को पसंद करते थे और अब मयंक सोच रहा था कि शायद प्रोफेसर जगमोहन डोगरा का इस सबसे कोई लेना देना ही नहीं था। मयंक मुस्कुराया और उसने प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल से कहा, मयंक सर, मैं तो फर्स्ट ईयर का एक मामूली सा स्टूडेंट हूँ। मेरे पास इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को धमकी देने की भला क्या हैसियत है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं कि मैंने ऐसा किया है जिसकी वजह से आप मुझसे इतने नाराज हैं। नैरेटर, प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल से पूछा, रोमिल, क्या मतलब है तुम्हारा? CH-43 हम सब साथ हैं। नैरेटर, मयंक ने समझ लिया कि यही मौका था और वो बोला, मयंक, क्वार्टरली परीक्षाओं के दौरान कौस्तुभ का प्रदर्शन यकीनन सबसे बढ़िया था। उसकी टक्कर का उस दिन वहां कोई नहीं था और ये बात आज की लड़ाई में कौस्तुभ ने साबित भी कर दी। मेरा मानना है कि आज की लड़ाई इस बात का सबूत थी। जब आपने उस दिन आकाश नंदा को फर्स्ट रैंक दिया था तो मैंने आपके निर्णय पर सवाल उठाया था क्योंकि मुझे ये ठीक लगा था। लेकिन अगर आपको अब भी लगता है कि उस दिन मैं जानबूझकर आपके खिलाफ गया था तो क्या उसके लिए मुझे पहले से ही दंडित नहीं कर दिया गया है? फिर आप अब तक क्यों नाराज हैं? यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक मेरी 3rd रैंक थी जिससे मुझे हटा दिया गया। यही नहीं, इसके बाद मुझे क्लास अटेंड करने से भी रोक दिया गया और इसके बाद मुझे पूरे 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज कौस्तुभ और मैंने यूनिवर्सिटी के सम्मान की रक्षा के लिए जो कुछ भी किया, उसके बाद भी क्या मुझ पर से प्रतिबंध हटा देना ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे आप करने को तैयार है, और वो भी मुश्किल से। क्या नालंदा यूनिवर्सिटी का सम्मान आपके लिए इतना कम मायने रखता है? नैरेटर, मयंक ने प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल को देखा और कहना जारी रखा, मयंक, मेरा आपसे सीधे सरल शब्दों में सवाल यह है कि मैंने यूनिवर्सिटी के प्रति या आपके प्रति ऐसा बुरा क्या किया है कि मुझे इतना नापसंद किया जाता है? और आकाश नंदा ने ऐसा क्या महान काम कर दिया कि आपको उसे पहली पोजीशन यानी कि फर्स्ट रैंक देनी पड़ी? उसकी फर्स्ट रैंक बरकरार रहे इसलिए आपने मुझ पर प्रतिबंध भी लगवा दिया। क्या ये बात सच नहीं है? नैरेटर, प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल की आंखों से अंगारे बरसने लगे। गुस्से में कांपते हुए वो चिल्लाए, रोमिल, तुम कितने घमंडी हो और ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या अपने बड़ों से बात करने का यही तरीका है? भले ही आज यूनिवर्सिटी तुम्हें माफ करके सर्वश्रेष्ठ में भी सर्वश्रेष्ठ के रूप में तैयार कर दे, लेकिन भविष्य में तुम जितना विश्वासघाती छात्र सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें ही पैदा करेगा और कुछ नहीं। नैरेटर, प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल ने सरेआम मयंक को नमक हराम और विश्वासघाती कहा।
अब हर कोई समझ सकता था कि क्वार्टरली एग्जाम के परिणामों के पीछे कुछ गहरा राज छुपा हुआ था। प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल का हर शब्द मयंक को निष्कासित करवाने का एक प्रयास था। इसके अलावा, जैसा कि मयंक ने कहा था, प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल का मयंक पर प्रतिबंध लगवाने का फैसला आकाश नंदा से संबंधित था। ये सोचकर कि जब ये पर्दा उठेगा तो कौन सा भयानक राज सामने आएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी के छात्र कांप गए। प्रोफेसर जगमोहन ने सबके सामने ये बातें होती देखकर माजरा भांप लिया और प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल से कहा कि जो कुछ भी हुआ था वो बर्दाश्त के बाहर था। नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टाफ के बीच में कुछ अनकहे नियम थे जिनका कड़ाई से पालन किया जाता था। आमतौर पर एक दूसरे के काम में कोई दखलंदाजी नहीं करता था, लेकिन अगर बात नालंदा यूनिवर्सिटी के हित की हो तो किसी को भी हस्तक्षेप करने की आजादी थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि अनजाने में कुछ लोगों ने क्वार्टरली परीक्षा के दौरान हुई बात को नजरअंदाज कर दिया था और प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल ने तो जैसे अपनी आंखें जानबूझकर मूंद ली थी। विंड एलिमेंट पवेलियन यानी कि वायु तत्व की शक्ति के विभाग की निदेशक नीलाक्षी प्रधान ने मयंक को समझाकर मनाने की कोशिश करते हुए कहा, नीलाक्षी, मयंक, आज की लड़ाई में तुमने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। इसलिए किसी भी सूरत में यूनिवर्सिटी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेगी। सभी क्लब्स के हेड प्रोफेसर्स तुम्हें अपने आधिकारिक शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। मेरा यकीन मानो, जिस भी क्लब को तुम चुनोगे वहां तुम पूरे मनोयोग से अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम रहोगे और भविष्य में आप दोनों अपने लिए बड़ा नाम बनाओगे और महान उपलब्धियां हासिल करोगे। मेरी मानो, बाकी चीजों के बारे में जिद करते रहने का ये सही समय नहीं है। नैरेटर, इन शब्दों को सुनकर मयंक अपने आप पर हंसने लगा। उम्र में अभी काफी छोटा होने के बावजूद उसे खुद पर पूरा भरोसा था। वो सोच रहा था कि चाहे उसके नियति से मिले उपहार कितने ही असाधारण क्यों ना हो, और भले ही उसने आज यूनिवर्सिटी के सम्मान की रक्षा के लिए कितना ही कुछ क्यों न किया हो, लेकिन इन सब बातों ने भी कुछ नहीं बदला था। बस इन सब चीजों ने मिलकर कुछ बड़े लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, जिसकी वजह से उसके और कौस्तुभ के आधिकारिक छात्र बनने की प्रक्रिया तेज हो रही थी। बाकी कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन क्या ये वाकई काफी था? सभी लोग चाहते थे कि मयंक अपनी जिद बंद कर दे और यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया ऑफर स्वीकार कर ले। प्रोफेसर नीलाक्षी प्रधान मयंक को समझाते हुए प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल की बात से थोड़ी सहमति जताते हुए ये भी बोली कि हो सकता था कि मयंक यूनिवर्सिटी को केवल धमकाने की कोशिश कर रहा था। वास्तव में वो कभी भी इस यूनिवर्सिटी को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं था, क्योंकि मार्शल आर्ट्स और जादू जैसे सब्जेक्ट सीखने वालों के लिए ये यूनिवर्सिटी पवित्र होने के साथ साथ स्वर्ग के समान थी। क्वार्टरली परीक्षाओं के दौरान अगर कोई धांधली हुई थी तो उसका राज बेनकाब करना, और वो भी यूं सबके सामने, ये कई प्रोफेसर्स को गलत लग रहा था। वो सब सोच रहे थे कि इन सब बातों के लिए मयंक बहुत छोटा और भोला था, लेकिन इसी उम्र का ये फायदा होता है कि आपको जिद्दी होने का हक होता है। इसी के साथ सबके मन में ये भी सवाल था कि क्या वास्तव में मयंक की सजा और उस पर लगाए प्रतिबंध पर स्पष्टीकरण नहीं मिलने वाला था। कम से कम मयंक का इतना हक तो बनता था कि उसे सच बताया जाए। सब लोग बार बार उसे समझाने की कोशिश करते रहे और मयंक चुपचाप सुनता रहा। अंत में वो हाथ जोड़कर आगे आया और मुस्कुराने लगा। जब स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की आपस की बातें बंद हो गई और एकदम शांति छा गई तो वो बोला, मयंक, पिछले 2 सालों में नालंदा यूनिवर्सिटी ने मुझे जो कुछ भी सिखाया है वो सब मैं हमेशा याद रखूंगा, और अब मेरा आप सब से विदा लेने का समय हो गया है। नमस्कार। नैरेटर, इतना कहकर मयंक ने कौस्तुभ को आवाज लगाई और कौस्तुभ उसके साथ आकर खड़ा हो गया। कौस्तुभ की निगाहों में एक अजब सा ठंडापन और दर्द था, और ये कई प्रोफेसर से देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि मन ही मन वह जानते थे कि यहाँ इन युवा लड़कों के साथ कुछ गलत हुआ था और अपने हक के लिए आवाज उठाकर उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। लेकिन यूनिवर्सिटी और नौकरी के प्रोटोकॉल्स में बंधे वो लोग सरेआम कुछ नहीं बोल पाए। और फाइनली मयंक और कौस्तुभ हाथ जोड़ के सबको नमस्कार करके नालंदा यूनिवर्सिटी के उस मैदान से चल पड़े। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच ऐसा करेंगे। प्रोफेसर्स और सीनियर मैनेजमेंट सहमे हुए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मयंक जो कह रहा था उसके प्रति इतना सीरियस था। यूनिवर्सिटी के चांसलर से लेकर हायर मैनेजमेंट के हर व्यक्ति की निगाहें प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल पर थी, और हर निगाह में एक शिकायत और गुस्सा था। अपने लिए अपने सहकर्मियों में इतना रोष देखकर प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल में दोनों लड़कों को रोकने के लिए आवाज लगाई। दोनों लड़के रुके और पलटकर प्रोफेसर की तरफ देखने लगे। प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल ने कहा, रोमिल, तुम दोनों ने नालंदा यूनिवर्सिटी को किस तरह की जगह समझ रखा है? तुम जब चाहे अपनी मर्जी से आ सकते हो और जा सकते हो। नैरेटर, मयंक चौंक गया और उसने पूछा कि प्रोफेसर साहब कहना क्या चाहते थे, क्योंकि उसे ये बात समझ नहीं आई। प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल में अपनी बात को क्लियर करते हुए कहा कि मयंक स्वभाव से विद्रोही था और नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रति मन में द्वेष रखता था। इतनी बात कहकर उन्होंने मयंक पर सबके सामने ये इल्जाम भी लगा दिया कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी से बदला लेने के लिए अब जाकर उज्जैनी यूनिवर्सिटी में शामिल होने की योजना बना रहा था। बात कहते समय प्रोफेसर ने बहुत ज्यादा मीठी आवाज और शांति का सहारा लिया था, ताकि उनका गुस्सा छुप जाए और उनके शब्दों पर ही सबका ध्यान रहे, और यही हुआ भी। जैसे ही सब लोगों ने यह बात सुनी उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उज्जैनी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी की परंपरागत शत्रु मानी जाती थी, और अगर यहाँ का कोई स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़कर वहां दाखिला लेने के बारे में सोचता भी था तो ये बहुत बड़े स्तर का द्रोह यानी गद्दारी समझी जाती थी। अगर ये दोनों ऐसा करने वाले थे तो फिर किसी से इनको कोई हमदर्दी नहीं मिलने वाली थी, और इनका अंत भी सुंदर नहीं होने वाला था।
जिस समय सब लोग अवाक होकर प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल द्वारा मयंक पर लगाए गए इल्जाम को सुन रहे थे, उस वक्त मिस लोपमुद्रा सामने आए और उसने बहुत फिक्र के साथ कहा, लोपमुद्रा, प्रोफेसर साहब, आपको तो पता ही होगा कि मयंक ने सबके सामने पहले ही उज्जैनी यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अगर उसे यूनिवर्सिटी के प्रति कोई दुराग्रह होता या उसके मन में कोई खुंदक होती तो वो उसी समय सबके सामने यूनिवर्सिटी को बेइज्जत करने का मौका न छोड़कर उज्जैनी के प्रस्ताव को स्वीकार न कर लेता। नैरेटर, लोपमुद्रा उम्र में, तजुर्बे में और पद में प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल से ही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद हर कर्मचारी से छोटी थी, क्योंकि वो खुद भी एक छात्रा थी, लेकिन फिर भी उसके मन ने कहा कि उसे इस समय इस अन्याय के खिलाफ बोलना ही चाहिए और वो नहीं रुकी। प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल ने लोपमुद्रा की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, रोमिल, बेशक कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा ही करता। हम सबके सामने हमारी प्रतिद्वंदी यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव को कोई भी क्यों स्वीकार करेगा? और अगर इसे वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना तो ये बीच सेशन में इस तरह यूनिवर्सिटी छोड़कर जाने का फैसला क्यों ले रहा है? कोई स्टूडेंट इतना बेवकूफ नहीं होता कि अपने भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ करे। नैरेटर, मयंक या कौस्तुभ का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल के शब्दों ने मौजूद लोगों की भीड़ पर ऐसा असर किया कि सभी लोगों ने उनकी बात को सच मान लिया। अब सभी लोग मयंक को शक की निगाहों से देख रहे थे और मयंक को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल से पूछा कि वो क्या चाहते थे, और कौस्तुभ को तो इस झूठ को सुनकर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर मयंक ने उसे रोका ना होता तो न जाने वो क्या घर बैठता। प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल ने एक रहस्य भरी मुस्कान अपने चेहरे पर सजाई। फिर वो सामने की तरफ आए और बोले, रोमिल, पिछले 2 सालों में तुम दोनों ने जो की शक्तियां हासिल की है वो यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में हासिल की है, हमारे यहाँ के रिसोर्सेज, हमारी लाइब्रेरी और हमारे टीचर्स के अनुभव के सहयोग से। तो आप अपने आप को उन शक्तियां से मुक्त कीजिए और फिर आप जहां चाहे जा सकते हैं। नैरेटर, प्रोफेसर को लगा कि उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल की बात सुनकर हर कोई जड़ हो गया था। तभी न जाने कहां से शाश्वती लोगों की भीड़ चीरते हुए सामने आई और मयंक के पास जाकर उसे देखने लगी। शाश्वती को अपने इतने करीब देखकर मयंक जो भी सोच रहा था वो उन सारी बातों को भूल गया। ये लड़की वाकई में लोमड़ी थी। शाश्वती ने अपनी निगाहें प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल की तरफ घुमाए और बोली, शाश्वती, मुझे लगता है कि अगर आप अपने कहे हुए शब्दों को वापस ले लें तो यह अच्छा होगा। नैरेटर, हालांकि शाश्वती की आवाज बहुत शांत, कोमल और हमेशा की तरह मीठी थी और सुनने वालों को अपने वश में करने की क्षमता रखती थी, लेकिन फिर भी लोग सोचने लगे कि क्या ये सुंदरी इस समय प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल जैसे घाघ व्यक्ति को धमकी दे रही थी। कुछ समय पहले मयंक ने उसकी रक्षा के लिए कदम बढ़ाया था, अब रक्षा करने की बारी शाश्वती की थी। दर्शकों में बहुत से लोग अभी मयंक से और भी ज्यादा ईर्ष्या कर रहे थे। भरी सर्दियों में बारिश के पानी से गीले हो चुके मैदान पर कौस्तुभ, मयंक और शाश्वती एक साथ खड़े थे। CH-44 खतरनाक गुस्सा। नैरेटर, उज्जैनी यूनिवर्सिटी के लड़कों के सामने मयंक सीना ठोंक कर शाश्वती के लिए खड़ा हो गया था, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वक्त आने पर शाश्वती भी इस तरह सरेआम मयंक के लिए खड़ी हो जाएगी। शाश्वती की बहादुरी का आलम यह था कि उसने सीधे यूनिवर्सिटी के एक क्लब के डायरेक्टर को धमकी देकर मयंक को बचाने की कोशिश की थी। सीधी, सरल, सुंदर शाश्वती का ये रूप देखकर न जाने कितने ही दिल टूट गए, क्योंकि सब लड़के सोच रहे थे कि क्या ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। लेकिन इसके साथ आज लड़कों के मन की भावनाओं में एक बदलाव भी था। आज उन्हें मयंक को चुनने के कारण शाश्वती पर दया नहीं आ रही थी, बल्कि मन ही मन वो सब ये सोचने लगे थे कि शाश्वती के लायक अगर इस पूरी यूनिवर्सिटी में कोई था तो वो सिर्फ मयंक ही था। आज की फाइट के बाद से मयंक के बारे में सब लोगों के विचार पूरी तरह से बदल गए थे। अब मयंक के प्रति उनके मन में इज्जत थी और वो उसे प्रतिभाशाली और मेहनती समझने लगे थे। यहाँ तक कि कार्तिक और समीर जैसे लोग जो मयंक का हमेशा मजाक उड़ाते थे और उसे बहुत नीची नजर से देखते थे, उनकी सोच भी आज बदल गई थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने इस मयंक नाम के लड़के का न जाने कितना मजाक उड़ाया था, लेकिन आज इसने वो कर दिखाया था जो कोई और नहीं कर सका। मयंक ने न केवल एक जनादेश जादूगर को हराया था, बल्कि उसमें यूनिवर्सिटी के नियमों और प्रोफेसर्स को भी चुनौती देने की क्षमता थी। इन शॉर्ट, मयंक में गलत के सामने खड़े होने की और उसका विरोध करने की क्षमता थी। आज से पहले जिस किसी ने भी मयंक का मजाक उड़ाया था और उसे सीरियसली नहीं लिया था, वो इस वक्त थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। इरावती भी अपनी जगह पर खड़े खड़े मयंक और शाश्वती को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी भी पल बस रो पड़ेगी। अपने दिल के किसी कोने में वो भी इस बात को जानती थी और मानती थी कि इस पूरी यूनिवर्सिटी में शाश्वती ही एकमात्र ऐसी थी जो इस प्यारे और महान योद्धा लड़के मयंक की असली हकदार थी। आज इरावती दिल से मान रही थी कि वो मयंक की लीग से बाहर नहीं थी, पर वाकई मयंक उसकी लीग से बाहर था। प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल ने हुआ अभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शाश्वती जैसी इंटेलिजेंस और प्रतिभाशाली स्टूडेंट मयंक के साथ खड़ी हो जाएगी और उसकी बात का समर्थन करने के लिए अपने प्रोफेसर को धमकी देगी। उन्हें मन ही मन इस बात पर अचरज हुआ, लेकिन फिर उन्होंने खुद को ये कहकर समझाया कि युवा लोगों के बीच प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है, प्यार में पड़े हुए लोग अंजाम की फिक्र किए बिना कुछ भी कर जाते हैं। और साफ था कि शाश्वती भी इसलिए भावनाओं में खो रही थी। प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल शाश्वती को समझाने के लिए बहुत धीरे से उसके पास जाकर कहा कि वो बहुत शक्तिशाली और मेधावी स्टूडेंट थी और मयंक उसके लायक नहीं था, इसलिए उसे अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए था और इस तरीके की राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए था।
पर अंदर की बात ये थी कि शाश्वती का परिवार भी बहुत प्रभावशाली था और वो खुद भी बहुत जानी मानी स्टूडेंट थे, इसलिए प्रोफेसर उसके साथ कोई कठोर कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। प्रोफेसर के लाख समझाने के बावजूद शाश्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, शाश्वती सर, क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? नैरेटर हमेशा शांत रहने वाली शाश्वती के ठंडे स्वभाव के विपरीत यह एक अलग अंदाज था। वह सार्वजनिक रूप से प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल को पूरी तरह से अपमानित कर रही थी। प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल और भी परेशान हो गया और उसने अपना गुस्सा और अपनी झुंझलाहट छिपाने की कोशिश करना बंद कर दिया। ये लड़की कितनी भी उल्लेखनीय क्यों ना हो, प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल अभी भी यूनिवर्सिटी के एक बहुत अहम डिपार्टमेंट के निदेशक थे और उम्र में तो वो बड़े थे ही। एक युवा स्टूडेंट से इतने लोगों के सामने 2 बार धमकी सुनना वाकई निराशाजनक और अपमानजनक था, लेकिन प्रोफेसर साहब ने सोचा कि अब अपने पद और रुतबे का उपयोग करना ठीक होगा। इसलिए वो जोर से बोले, रोमिल, सुनो शाश्वती, तुम एक बहुत काबिल स्टूडेंट हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जो चाहे करोगी। तुम्हें यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा और यहाँ के नियमों का पालन करना ही होगा। और इस बात में तुम्हारे पिता भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नैरेटर शाश्वती ने प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल की आंखों में देखा और बात करती रही। शाश्वती, तो आप मुझसे कह रहे हैं कि आपने अभी अभी जो निर्णय लिया है उस पर आपको कभी पछतावा नहीं होगा, है ना? नैरेटर प्रोफ. ए सर, रोमिल नेदुम्परम्बिल ने जवाब दिया। रोमिल, बेशक कोई पछतावा नहीं होगा। मयंक ने इस यूनिवर्सिटी को छोड़ने की बात करके यहाँ से प्राप्त सभी शक्तिशाली प्रतिभाओं को धोखा दिया है। जितनी मेहनत यहाँ के टीचर्स ने उस पर की है, वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर ये कभी जाकर उज्जैनी यूनिवर्सिटी में शामिल हो गया और हमसे मुंह मोड़ लिया। इतनी गजब की शक्तियां लेकर अगर ये उनके साथ जा मिला तो हमारा जबरदस्त नुकसान हो जाएगा। इस विश्वासघात को रोकने के लिए जरूरी है कि मयंक के जाने से पहले उसकी क्षमताएं उससे छीन ली जाएं। नैरेटर शाश्वती प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल के बयान पर हंस रही थी। उसने अपनी अवमानना को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। शाश्वती का रिएक्शन देखकर बाकी स्टूडेंट सोचने लगे कि ये चल क्या रहा था। क्या प्रोफेसर साहब जो कह रहे थे वो वाकई करने वाले थे? और क्या मयंक का साथ देने के मामले में शाश्वती वाकई सीरियस थी या ये भी कोई मजाक था? शाश्वती ने बहुत आहिस्ता से कहा, शाश्वती, मैंने आपको खुद को बचाने का मौका दिया था लेकिन आपने वो गंवा दिया। नैरेटर, ये बात इतनी धीमी आवाज में कही गई थी कि प्रोफेसर साहब सुन नहीं पाए। जब उन्होंने शाश्वती से पूछा कि उसने क्या कहा था तो वो बोली, शाश्वती, प्रोफेसर साहब, आप किसकी शक्ति छीनने जा रहे हैं? नैरेटर, ठीक इसी वक्त तेज हवा चलने लगी और घने पेड़ों के बीच से पगडंडी पर चलता हुआ एक शख्स इस तरफ आता दिखाई दिया। मजबूत बदन, लंबी कद काठी और गोरा रंग, और इसके साथ चेहरे पर तेज। ये व्यक्ति हजारों लोगों की भीड़ में भी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से अलग नजर आने वाला था। वो अधेड़ उम्र का था लेकिन उसकी विद्वता उसके चेहरे और उसकी चाल ढाल से भी दिखाई देती थी। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर भी उसके सधे हुए कदम और उसका बैलेंस कमाल का था। थोड़ी ही देर में वह व्यक्ति भीड़ के पास आ गया और सबने उसे पहचान लिया। अविश्वसनीय रूप से सुंदर ये पुरुष और कोई नहीं, प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य थे। यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर्स और यहाँ तक कि चांसलर तक ने इस व्यक्ति को देखकर नमस्कार किया और शाश्वती की ओर देखकर मुस्कुराते हुए उसकी हौसला अफजाई की कि अब यह व्यक्ति आ गया था। लेकिन इनके आने से प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल अच्छे खासे परेशान दिखे। सीनियर स्टूडेंट इस व्यक्ति को पहचानते थे लेकिन नए स्टूडेंट सोचने लगे कि ये इतना हैंडसम और रोबीला व्यक्ति, जिसकी सब इज्जत कर रहे थे, और उसके बावजूद वो इतना विनम्र था। ये व्यक्ति कौन था? जल्द ही सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया कि आगंतुक कोई और नहीं बल्कि शाश्वती के पिता प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य थे। प्रोफेसर सनाध्य को देखकर स्टूडेंट समझ सकते थे कि शाश्वती में इतनी कमाल की शक्तियां, अनुशासन और इतना अच्छा व्यवहार और पर्सनैलिटी कैसी आई थी। गुणों के अलावा उसकी सुंदरता का राज भी अब सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया था। सबके द्वारा अपना सम्मान किए जाने के बावजूद शाश्वती के पिता ने बड़े सहज भाव से मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन किया और उसके बाद सीधे प्रोफेसर रोमिल से पूछा कि क्या चल रहा था, उन्हें बताएं। प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल की जबान लड़खड़ाने लगी और वो खिसियाते हुए बोले, रोमिल, अरे नहीं नहीं सनाध्य साहब, मुझे गलतफहमी के लिए माफ करे। आपकी बेटी की क्षमताओं और पावर्स को छीनने की तो मैं कभी हिम्मत नहीं कर सकता। मेरा इरादा शाश्वती बिटिया को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। नैरेटर प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य समझ गए कि प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल में उसकी बेटी को धमकी देने की हिम्मत नहीं है। उसने पीछे मुड़कर मयंक की ओर देखा और पूछा, प्रशांत, रोमिल साहब, आपका लक्ष्य ये लड़का है ना? नैरेटर प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल ने सिर हिलाया और मयंक की ओर इशारा किया। फिर वो बोले, रोमिल, ये लड़का नालंदा यूनिवर्सिटी का छात्र है। वह हमारी यूनिवर्सिटी को छोड़कर हमारे दुश्मन समूह में शामिल होने की कोशिश कर विश्वासघात कर रहा था। इसके आगे चलकर खतरनाक होने वाले विश्वासघात को रोकने के लिए उसकी क्षमताओं और प्रतिभाओं को इस लड़के से छीनना ही होगा। शाश्वती न जाने क्यों मुझे इस बात से रोकने की कोशिश कर रही है। इस बात की वजह मुझे समझ नहीं आई। नैरेटर प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य ने मयंक से पूछा, प्रशांत, क्या प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल सच कह रहे हैं? नैरेटर, मयंक ने फौरन कहा, मयंक, आप ही बताइए ये बात सच कैसे हो सकती है गुरुदेव? नैरेटर, मयंक के मुंह से प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य लिए गुरुदेव संबोधन सुनकर प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल हैरान रह गए। उनका चेहरा अचानक पीला पड़ गया।
उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मयंक दरअसल प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य का शिष्य था और प्रोफेसर सनाध्य इस समय अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि अपने शिष्य के लिए बात करने यहाँ आए थे। प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल को पसीना आने लगा था और उनकी पीठ पसीने से तर हो चुकी थी। इतनी ठंड में भी उनका ये हाल देखकर लोग समझ सकते थे कि क्या माजरा था। तभी प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य आगे बोले, प्रशांत, मेरे शिष्य मयंक ने न केवल नालंदा यूनिवर्सिटी के सम्मान के लिए युद्ध किया बल्कि आप सबके सामने आपके धुर विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। इसके बावजूद अब आप क्या करने जा रहे हैं उसके साथ? एहसानमंद होने की जगह आप लोग उस बेचारे लड़के से उसकी अब तक की संचित की हुई सारी की सारी शक्तियां छीनने की कोशिश कर रहे हैं। नैरेटर, सब लोग इस बात को महसूस कर सकते थे कि प्रोफेसर प्रशांत अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वो एक कदम प्रोफेसर रोमिल की तरफ आगे बढ़े और लोगों ने देखा कि प्रोफेसर रोमिल डर के मारे थर थर कांपने लगे थे। प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य ने अल्टीमेटम दिया, प्रशांत, मुझे लगता है रोमिल साहब, आप बहुत लंबे समय से यूनिवर्सिटी के पृथ्वी तत्व की शक्तियों के क्लब के निदेशक हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप थक गए होंगे। नैरेटर, प्रोफेसर रोमिल गलत साबित हो चुके थे लेकिन फिर भी अपनी गलती मानने की जगह वो बहस किए जा रहे थे। इतना ही नहीं, वो खुद को समझाने वाले हर व्यक्ति को भी गलत ठहरा रहे थे। उनकी इसी बात से प्रोफेसर प्रशांत को गुस्सा आ गया और अगले ही पल उनकी आंखों से एक सफेद रोशनी निकलने लगी। उसे देखकर प्रोफेसर रोमिल ने अपना ध्यान अपनी शक्तियों पर केंद्रित किया और अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना लिया, लेकिन दर्शकों ने देखा कि अगले ही पल प्रोफेसर प्रशांत हवा में उड़ते हुए प्रोफेसर रोमिल द्वारा बनाए गए उस सो कॉल्ड अभेद्य कवच के अंदर थे। प्रोफेसर रोमिल ने अपने कवच से बाहर निकलकर भागने की कोशिश की लेकिन उनकी कोशिशों बेकार गई क्योंकि हवा की फुर्ती के साथ प्रोफेसर प्रशांत उनके सामने जाकर खड़े हो गए और अगले ही पल उनकी गर्दन को अपनी हथेली में जकड़ लिया। इसके बाद प्रोफेसर प्रशांत ने प्रोफेसर रोमिल को हवा में उठाया और उन्हें उछालकर नीचे पटक दिया। धड़ाम की आवाज के साथ प्रोफेसर रोमिल नीचे जमीन पर गिर पड़े। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। प्रोफेसर रोमिल के चेहरे पर शर्मिंदगी, दर्द और लाचारगी साफ दिखाई देने लगी थी। यूनिवर्सिटी के बड़े अधिकारी इस लड़ाई को देख रहे थे और साथ ही प्रोफेसर रोमिल को पड़ रही मार को भी, लेकिन वो उनके लिए दया महसूस करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रोफेसर रोमिल गलत साबित हो चुके थे और नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसे उसकी सजा दी जाती थी। और दूसरी बात, प्रोफेसर प्रशांत एक बहुत बड़े ओहदे पर थे और इतने ज्यादा सम्माननीय थे कि उनके विरोध में कुछ करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। CH-45 अलविदा नालंदा। नैरेटर, प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल ने मयंक और कौस्तुभ पर इल्जाम लगाया कि वो दोनों नालंदा यूनिवर्सिटी को छोड़कर उज्जैनी के साथ हाथ मिलाने वाले हैं, इसलिए उनकी सारी शक्तियां और क्षमताएं छीन लेनी चाहिए। उनकी इस बात का सबसे पहले शाश्वती ने विरोध किया और फिर उसके बाद प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य ने भी। जब प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल नहीं माने तो प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य ने उनकी नाजायज मांग को अस्वीकार किया और उन पर आक्रमण कर दिया। इस पूरी लड़ाई के दौरान प्रोफेसर रोमिल पहले पहल तो प्रोफेसर प्रशांत को यही समझाने की कोशिश करते रहे कि वो सही थे और मयंक गलत था। उसके बाद उन्होंने कोई गलतफहमी होने की बात कही और फाइनली वो गलती को मिल बैठकर किसी तरह से सुलटा लेने पर आ गए, लेकिन जल्द ही प्रोफेसर रोमिल को लग गया कि उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा, तो उन्होंने हाथ उठाकर माफी मांगते हुए प्रोफेसर प्रशांत से कहा कि उन्हें छोड़ दिया जाए और माफ कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मयंक प्रोफेसर प्रशांत का शिष्य था। प्रोफेसर प्रशांत बहुत गुस्से में थे। जब तक उन्हें यह नहीं लगा कि अब प्रोफेसर रोमिल उठकर अपना बचाव करने या आक्रमण करने की स्थिति में नहीं रहे हैं, तब तक उन्होंने अपने वार करना जारी रखा। फिर वो प्रोफेसर रोमिल से बोले, प्रशांत, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें पता लग गया होगा कि वो किसका शिष्य है, और तुम्हें ही नहीं बाकी सबको भी। नैरेटर, और फिर निढाल प्रोफेसर रोमिल को फर्श पर छोड़कर प्रशांत चांसलर साहब की तरफ मुड़े और बोले, प्रशांत, माफ कीजिएगा चांसलर साहब, मेरा गुस्सा थोड़ा खराब है। नैरेटर, मयंक की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके गुरु जैसा सज्जन इंसान इतना हिंसक हो सकता है। हालांकि उनका मानना था कि वास्तविक जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए शांत रहने के साथ कभी जरूरत पड़ने पर हिंसक होने के बीच स्विच करना अच्छा था। नालंदा यूनिवर्सिटी के अन्य निदेशक केवल इस बारे में हंसी ठिठोली कर सकते थे। प्रोफेसर सनाध्य के सामने कुछ बोलना उनके बस में नहीं था। प्रोफेसर जगमोहन डोगरा ने बोलना शुरू किया। जगमोहन, प्रोफेसर सनाध्य, यूनिवर्सिटी को अपनी गलतियों के लिए बहुत खेद है। हम भविष्य में इन गलतियों के लिए मयंक को निश्चित रूप से मुआवजा देंगे। नैरेटर, प्रोफेसर सनाध्य बोले, प्रशांत, भविष्य? कैसा भविष्य? यहाँ इसका कोई भविष्य नहीं है। ये यूनिवर्सिटी उसके लायक ही नहीं है। नैरेटर, प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य की शांत स्वर में कही गई बात सुनकर प्रोफेसर डोगरा ने बात करना बंद कर दिया, क्योंकि वह समझ गए थे कि प्रोफेसर सनाध्य ने पहले ही मयंक को अपने निजी शोधार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया था, और जब तक मयंक की को विधिवत शोध कक्षाएं शुरू नहीं होगी तब तक जरूरी था कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी का एक आधिकारिक छात्र बनकर अपनी काबिलियत को साबित कर दे, और इस बात से साफ था कि उसका नालंदा यूनिवर्सिटी को छोड़कर किसी भी विरोधी यूनिवर्सिटी में जाने का दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था। प्रोफेसर जगमोहन डोगरा को आश्चर्य हुआ कि मयंक प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य का निजी शोधार्थी बनने के लिए कब अर्जी लगाया। जल्द ही प्रोफेसर जगमोहन डोगरा को एक पिछली घटना याद आ गई। क्वार्टरली परीक्षा के समय जब शिकार से जुड़ी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, तब राजगीर की पहाड़ियों में एक ड्रैगन के घूमने की बात उठी थी।
प्रोफेसर डोगरा ने सुना था कि एक साहसी लड़का पहाड़ के ऊपर गहरे जंगल में चला गया था और उस लड़के पर ड्रैगन ने हमला कर दिया था। बाद में प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य उस लड़के को उठाकर ले गए थे ताकि उसका इलाज कर सके। प्रतियोगिता आयोजन से जुड़े लोग उस ड्रैगन से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और इस बात पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था कि वो लड़का कौन था जिस पर हमला हुआ था। और आखिरकार जब यूनिवर्सिटी की तरफ से उस लड़के की खोज खबर लेने की कोशिश की गई तब तक प्रोफेसर सनाध्य उसे लेकर जा चुके थे। इस बात को महीनों हो गए थे और लोग इस बात को लगभग भूल चुके थे, लेकिन अब प्रोफेसर डोगरा को अचानक एहसास हुआ कि वो लड़का जिस पर उस दिन पहाड़ी पर ड्रैगन ने हमला किया था, हो ना हो, वो यही मयंक ही है। प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य ने मयंक से अपने साथ चलने के लिए कहा और सभी बड़ों का अभिवादन करके मयंक, शाश्वती और कौस्तुभ प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य के पीछे पीछे यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर निकल गए। प्रोफेसर साहब के घर की तरफ जाते हुए मयंक उनकी फाइट की तकनीकों की तारीफ करते हुए बोला। मयंक, वाह सर, आपने क्या फाइट की, कितना कमाल था, ये जादू था या मार्शल आर्ट की तकनीक, ऐसा चमत्कार मैंने पहले कभी क्यों नहीं देखा। नैरेटर मयंक लगातार अभिभूत होकर तारीफें करे जा रहा था और प्रोफेसर मुस्कुराए जा रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि मयंक को भविष्य में सब पता चल जाएगा। इतना कहकर प्रोफेसर आगे आगे चलने लगे और तीनों स्टूडेंट उनके पीछे। मयंक अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पा रहा था। उसने शाश्वती से पूछा, मयंक, ए लोमड़ी, तुम मुझे कुछ बताओगी। नैरेटर शाश्वती ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि उसके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन मयंक ने चुटकी लेते हुए कहा, मयंक, अरे, जब आज तुम मेरे लिए सबके सामने खड़ी हो गई तो मुझे तो लगा था तुम्हारे दिल में मेरे लिए स्ट्रांग फीलिंग्स हैं और तुम मुझे पसंद करती हो, आई मीन प्यार व्यार करती हो। क्या मैं गलत हूँ? नैरेटर शाश्वती के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसने मयंक को बहुत गंदे तरीके से घूरा और फिर दौड़कर अपने पिता के पास चली गई। हालांकि शाश्वती नाराज हो गई थी, लेकिन कौस्तुभ अभी भी अपने दोस्त मयंक को प्रशंसा की दृष्टि से देख रहा था क्योंकि उसके दोस्त ने अभी अभी अपने प्रोफेसर की बेटी के साथ फ्लर्ट किया था। कौस्तुभ का मानना था कि प्रोफेसर सनाध्य भविष्य में किसी दिन मयंक के ससुर बनेंगे। उधर मयंक के प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य के साथ चले जाने के बाद भी नालंदा यूनिवर्सिटी के लोग अभी भी शांत नहीं हो पा रहे थे। एक दृढ़ निश्चयी छात्र मयंक की छवि को भूलना यहाँ सबके लिए मुश्किल होने वाला था। मयंक और कौस्तुभ ने क्वार्टरली परीक्षाओं के दौरान गलत व्यवहार किए जाने के बारे में किसी भी व्यक्ति से कोई बात नहीं की थी। यहाँ तक कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी ने मयंक को दंडित करने का फैसला किया था तब भी उन दोनों लड़कों ने कुछ नहीं कहा था। अपने प्रति यूनिवर्सिटी के अनुचित व्यवहार के बावजूद यही दो थे जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के सम्मान की रक्षा के लिए बिना सोचे युद्ध किया था। यूनिवर्सिटी के सबसे प्रभावशाली लोगों का ध्यान अपनी क्षमताओं और शक्तियों की तरफ आकर्षित करने के बावजूद वह दोनों यूनिवर्सिटी छोड़ने के अपने निर्णय पर टिके रहे थे। आखिर में सभी के सामने शाश्वती और मयंक के बीच का रिश्ता साफ हो गया था और सभी लोग पहले मयंक के लिए जो नफरत महसूस करते थे वो अब धीरे धीरे गायब हो गई थी। यूनिवर्सिटी का हर कोई लड़का यही सोचता था कि मयंक ही शाश्वती जैसी प्यारी और टैलेंटेड लड़की के लायक था। पूरी यूनिवर्सिटी के लड़कों की भीड़ में से आखिर वही तो एकमात्र था जिसने शाश्वती के सम्मान के लिए खड़े होने की हिम्मत की थी। इन सब बातों के चलते स्टूडेंट्स में आकाश नंदा के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी क्योंकि सबको लगता था कि कहीं ना कहीं आकाश ही इस सब के लिए जिम्मेदार था। ना आकाश नंदा को गलत तरीके से फर्स्ट पोजीशन दी गई होती और ना मयंक को कौस्तुभ की रैंक अनुचित तरीके से छीने जाने का दुख होता। और अगर ये नहीं होता तो मयंक यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के सामने अपना विरोध दर्ज नहीं कराता और आज शायद हालात दूसरे होते और दोनों लड़के यहीं नालंदा में ही पढ़ रहे होते। मौलिक मंडप के यानी प्रति तत्व की शक्तियों के क्लब के डायरेक्टर प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल बुरी तरह से आहत थे, लेकिन उनके केवल एक सहयोगी ने उनकी मदद की। बाकी लोग उनसे कटने लगे और दूरी बनाकर रहने लगे थे। जाहिर सी बात थी कि उनके सभी सहकर्मी उनसे नाखुश थे। प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल की कारगुजारियों का ही परिणाम था कि नालंदा यूनिवर्सिटी अपने 3 सबसे प्रतिभाशाली छात्रों को खो देने के कगार पर आ गई थी। हर एक कर्मचारी का यही सोचना था कि अगर भविष्य में उन 3 छात्रों ने दुनिया भर में अपना नाम बनाया तो क्या कभी यूनिवर्सिटी गर्व के साथ कह पाएगी कि उनकी सफलता में यूनिवर्सिटी का कभी कोई योगदान था? इसी सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था और इसी वजह से सभी लोग नाखुश थे। मयंक अपने गुरु के घर लौट आया था। हालांकि उसे अजीब लग रहा था क्योंकि वो कुछ समय पहले ही तो वह यहाँ से वापस हॉस्टल गया था। घर में बैठकर प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य अपने छात्रों के साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वो जल्द ही नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत करेंगे क्योंकि मार्शल आर्ट्स, जादू इत्यादि की फील्ड में यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन एक अकेले व्यक्ति के कामों के लिए पूरी यूनिवर्सिटी को गलत ठहरा देना कोई जायज बात आता नहीं थी। उनका सीधा सीधा इशारा प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल की तरफ था। कुछ हद तक ये बात सही भी थी क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई कर्मचारी गलती करता है तो इसके लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन को गलत ठहरा देना सही नहीं होता क्योंकि अक्सर बड़ी बड़ी संस्थाओं में ऐसी छोटी मोटी गड़बड़ियों का संस्था की देखरेख करने वालों को तब तक पता नहीं लगता जब तक कोई उनकी नजर में उस बात को नहीं ले आता। मयंक ने अपने गुरु की बात से सहमति जताई। प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य ने हैरान होकर पूछा, प्रशांत, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि तुम यूनिवर्सिटी छोड़ने के अपने निर्णय को लेकर इतने अड़े हुए क्यों हो? अगर तुम कुछ समय और इस यूनिवर्सिटी में रुकना चुनते हो तो कुछ ही समय में तुम अपनी काबिलियत से टॉप मोस्ट क्लब के डायरेक्टर्स का ध्यान आकर्षित कर लोगे और तुम्हें बहुत तारीफ मिलेगी।
नैरेटर मयंक ने जवाब में कहा, मयंक, गुरुदेव मैं अच्छे से जानता हूं कि बाकी के लोग प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल से बहुत ज्यादा अलग है। मुझे समस्या इस बात से है कि उनमें से बहुत से लोग जानते थे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी उनमें से किसी ने उस गलत को रोकने की कोशिश नहीं की। ना ही किसी ने मेरे पक्ष में आवाज उठाई। इस बात से साफ होता है कि मेरे जैसे अदना से स्टूडेंट्स के लिए कोई भी अपने सहकर्मी प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल से अपने रिश्ते खराब करने को या उन्हें अपना दुश्मन बनाने को तैयार नहीं था। यूनिवर्सिटी के लोग ये तर्क दे सकते हैं कि पहले मैं फाइट करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज की फाइट के बाद भी वो कौस्तुभ और मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। सब लोग चुपचाप खड़े बस तमाशा देख रहे थे। कोई आगे आकर सच का साथ देने को तैयार नहीं था। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और इसलिए मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। और इसके अलावा एक और बात भी है, अगर मैं यूनिवर्सिटी में रुक भी जाता हूँ तो ये जल में रहकर मगर से बैर वाली बात होगी, क्योंकि प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं रहने देंगे। वो हर मामले में टांग अड़ा देंगे और मेरे लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। नैरेटर सब लोग ध्यान से मयंक की बात सुन रहे थे। वो आगे बोला, मयंक, इस वक्त मुझे अपनी साधनाओं और क्षमताओं के विकास पर काम करने की बहुत जरूरत है और इसमें वक्त लगता है। तो क्या ऐसे में मेरे लिए अपना समय एक प्रोफेसर से लड़ाई करते रहने में बर्बाद करना ठीक होगा? और जहां तक यूनिवर्सिटी के टॉप मोस्ट लोगों की नजरों में अपनी कीमत बढ़ाने की बात है, तो उनमें से कोई भी आपसे आगे नहीं है। क्या आपके मार्गदर्शन में रहकर भी मुझे उनमें से किसी की जरूरत पड़ेगी? CH-46 गिटार की धुन। नैरेटर कौस्तुभ अपने दोस्त मयंक की सारी बातें सुन रहा था और वो हर बात से सहमत था, लेकिन ये आखिरी वाली बात जो मयंक ने प्रोफेसर सनाध्य से कही थी, उसे सुनकर वो मन ही मन मुस्कुराने लगा और सोचने लगा कि मस्का लगाने की इस कमाल की कला के साथ कोई आश्चर्य नहीं है कि मयंक जल्द ही अपने गुरु को अपने ससुर में बदल लेगा। शाश्वती ने ये मयंक को तिरस्कार से देखा। वह देख सकती थी कि उसके पिता मयंक के साथ सहमति में सिर हिला रहे हैं। प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य मयंक की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। अपने गुरु को खुश देखकर मयंक ने फौरन कहा, मयंक, गुरुदेव, बाहरी दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है और मुझे लगता है कि मुझे आपके पास रहकर अपनी शक्तियां को विकसित करने के लिए साधना करनी चाहिए। नैरेटर अपने पिता के कुछ कहने से पहले शाश्वती जोर से बोली नहीं। वो सोच रही थी कि इस लड़के का क्या इरादा था। बाहरी दुनिया बहुत खतरनाक है, इस बात से मयंक का मतलब क्या था? क्या ये जिंदगी भर शाश्वती के घर में ही रहने की योजना बना रहा था? शाश्वती ने फौरन अपने पिता से कहा, शाश्वती, पापा, आपको याद है कि आपने मुझसे कहा था कि अगर मुझे महान योद्धा बनना है तो केवल साधना और प्रशिक्षण से ही बात नहीं बनने वाली है। मैं जो कुछ भी सीखूंगी मुझे उसका निरंतर अभ्यास करना होगा। और अभ्यास भी अपने साथी छात्र छात्राओं के साथ नहीं, बल्कि वास्तविक असली फाइट का अनुभव होना जरूरी है। और इसलिए आपने मुझे प्रशिक्षण के लिए नियमित रूप से राजगीर की पहाड़ियों में जाने के लिए कहा था। क्या आपको नहीं लगता कि मयंक को भी यही सब करना चाहिए? उसे नियति से मिले उपहार इतने महान और शानदार हैं, तो क्या उसे अपनी साधना और क्षमताओं के विकास के लिए बाहर जाकर रियल टाइम एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है? नैरेटर शाश्वती की बात सुनकर मयंक ने फौरन अपने गुरु से कहा कि वो ठीक कह रही थी और वो भी नियमित रूप से बाहर जाकर अपनी क्षमताओं के विकास पर काम करना चाहता था। उसने आगे ये बात भी जोड़ दी कि शाश्वती के मार्गदर्शन में अगर मयंक रहेगा तो गुरुदेव को उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। मयंक की ये बात सुनकर शाश्वती पूरी तरह से अवाक थी और उसने अपने पिता की तरफ ऐसे देखा जैसे कि उसके साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हो गया हो। फिर वो बोली, शाश्वती, पापा, क्या आपको ये बात देखकर फिक्र नहीं होती कि ये लड़का मुझे कुछ भी कह देता है और जो चाहे कर बैठता है? नैरेटर प्रोफेसर सनाध्य ने अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराते हुए मजाक करते हुए कहा, प्रशांत, नहीं, मैं बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं हूं, क्योंकि तुम उससे ज्यादा अनुभवी हो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें धमकी भी दे सकता है। तुम्हें परेशान करना या कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। नैरेटर इससे पहले कि शाश्वती कुछ और कह पाती, मयंक अपनी जगह से खड़ा हुआ और दोनों हाथ जोड़कर झुककर उसने अपने गुरु को प्रणाम करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। कौस्तुभ ने बहुत धीरे से चुपचाप मयंक से पूछा, कौस्तुभ, अब क्या मुझे तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनना पड़ेगा? नैरेटर कौस्तुभ वाकई कंफ्यूज लग रहा था। मयंक ने पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि यह कौस्तुभ दिन पर दिन समझदार होता जा रहा था। प्रोफेसर साहब कौस्तुभ को देखकर मुस्कुराए और उससे बोले, कौस्तुभ, तुम एक प्राकृतिक योद्धा हो और तुम्हें युद्ध के माध्यम से अपने कौशल को लगातार निखारने की जरूरत है। मैं कुछ समय बाद तुम्हें अपनी बचाव के लिए एक जादू का स्क्रॉल दूंगा। तुम मेरे पुस्तकालय से युद्ध की रणनीति पर कुछ पुस्तकें और साधना के लिए कुछ मंत्रों की पुस्तकें लो और उन्हें जरूर पढ़ो। इन किताबों की मदद से तुम जो कुछ भी सीखोगे उसका प्रैक्टिकल करने के लिए राजगीर की पहाड़ियों में जाओ और वहां तुम्हें जो भी चुनौतियां मिले उनसे लड़कर अपनी गलतियां सुधारो और अपने युद्ध कौशल में निरंतर निखार लाओ। नैरेटर कौस्तुभ ने बहुत आदर के साथ गुरुदेव को हाँ कहा, लेकिन मयंक उसके हाव भाव से समझ सकता था कि कौस्तुभ को वाकई लग रहा था कि जैसे वो शाश्वती और मयंक की डेट पर थर्ड व्हीलिंग करने जा रहा था। मयंक पहले से ही स्क्रॉल लिखना सीख चुका था, इसलिए वो बेताब था कि गुरुदेव ने उसके लिए आगे और क्या सोच रखा था। उसने फौरन गुरुदेव से पूछा तो उन्होंने कहा, प्रशांत, क्योंकि तुम एक ही समय में मार्शल आर्ट और जादू दोनों सीखने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुमको दोनों पर बराबर मेहनत करनी होगी। तुम्हारे पास करने और सीखने के लिए बहुत कुछ है।
नरेटर, इतना कहकर प्रोफेसर साहब अपने घर की लाइब्रेरी की तरफ चल दिए और मयंक भी उनके पीछे पीछे चल दिया। मयंक इस लाइब्रेरी में पहले भी आ चुका था और वह जानता था कि यहाँ पर कई दुर्लभ और कीमती किताबें थी। दरअसल ये लाइब्रेरी नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से आकार में बहुत छोटी थी, लेकिन अगर महत्व की बात करें तो यहाँ की किताबें किसी भी तरह से कम नहीं थी। गुरु ने उसे एक किताब दे दी और मयंक को पता ही नहीं लगा कि कब पढ़ाई करते करते रात हो गई। वो मंत्रों को देखता रहा, याद करता रहा और आजमाता रहा। पुस्तकालय की खिड़की से जब मयंक को चांद दिखाई देने लगा तो उसे एहसास हुआ कि काफी रात हो गई थी। तभी रात के अंधकार में फिर से गिटार की मधुर स्वर लहरियां वातावरण में गूंजने लगी। मयंक गिटार की आवाज की दिशा में गया तो उसने पाया कि प्रोफेसर सनाड्य बैठे हुए गिटार बजा रहे थे। सर्दी की रात, आसमान में चांद, गिटार पर मदहोश कर देने वाली रुमानी शांत धुन, ये सब देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। मयंक ने महसूस किया कि उसके आसपास फ्रीडम मेडिटेशन शुरू हो गई थी। संगीत की स्वर लहरियों को उसने हवा में तैरते हुए पाया। संगीत का मयंक पर कुछ इस कदर असर हुआ कि वह वहीं बैठ गया और उसका दिमाग सभी विचारों से खाली हो गया। वो आसमान से गिरकर आंगन में फैलती हुई चांदनी को महसूस कर सकता था और देख सकता था कि किस तरह चंद्रमा का शीतल प्रकाश उसके शरीर को शुद्ध कर रहा था। संगीत की स्वर लहरियां उसके शरीर के जरिए उसकी आत्मा तक प्रवाहित हो रही थी और उसे पता चल रहा था कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहे थे। उसने आंखें बंद कर ली और अपने मन के अंदर फोकस करने लगा। कुछ ही देर में उसे अपने दिमाग में गिटार की तस्वीर महसूस हुई। फ्रीडम मेडिटेशन का मतलब यह था कि व्यक्ति जिस भी चीज के बारे में अपनी इच्छा और अपनी स्वतंत्रता से ध्यान करेगा, वो उस पर विजय प्राप्त करेगा और गहन अध्ययन कर लेगा। बंद आंखों से मयंक अपने दिमाग के अंदर उस गिटार के एक एक तार और स्वर से खेलता रहा और अचानक वो एक अर्ध बेहोशी की हालत में पहुंच गया। संगीत उसके दिमाग में प्रवेश करता रहा, जिससे उसके पूरे अस्तित्व को आराम मिला। उसका मन, दिमाग, शरीर सब परम शांति की अवस्था में पहुंच गए और सारी चिंताएं उसके दिमाग से कहीं बाहर निकल गईं। प्रोफेसर सनाड्य जो धुन बजा रहे थे, वो गीत खत्म हो गया और गिटार की आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन मयंक ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर नहीं रखी थी। उसके शरीर के अंदर गिटार की आत्मा जन्म ले चुकी थी। ये मेडिटेशन की एक अवधारणा थी जिसके अनुसार आप जिस चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, वो आपके दिमाग में उत्पन्न हो जाती है। मयंक हैरान रह गया। वो ये तो जानता था कि फ्रीडम मेडिटेशन का उपयोग करके अपनी जिंदगी की किसी भी परिस्थिति को विशेष परिस्थितियों में ढाला जा सकता है, लेकिन अब जब उसने इस चीज को खुद अनुभव किया था तो वो चकित रह गया था। मयंक को न जाने क्यों ऐसा भी लगा कि जो तस्वीर उसके दिमाग में बनी थी, वो कहीं ना कहीं प्रोफेसर सनाड्य के विचारों का ही एक टुकड़ा था। मयंक ने धीरे से अपनी आंखें खोली और प्रोफेसर प्रशांत सनाड्य से पूछा, मयंक, गुरुदेव, वो टुकड़ा कौन सा था जो आपकी तरफ से मुझे अपनी तरफ आता हुआ लगा? नरेटर, प्रोफेसर प्रशांत सनाड्य, मैं उसे बताया कि वो रात के चंद्रमा की शुद्धि की शक्ति थी। मयंक ने अपने गुरु को बताया कि उसे ऐसा लग रहा था कि संगीत सुनने के बाद उसके भीतर कुछ बदलाव आया था। एनर्जी को समझने की उसकी क्षमता मजबूत हुई थी और उसने ये भी कहा कि अब वो भी गिटार बजाना सीखना चाहता था। प्रोफेसर साहब जानते थे कि किसी भी जादूगर के लिए अपने शरीर और आसपास की ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित और निर्धारित करना जरूरी था, और ऐसे में एक वाद्य यंत्र बजाना आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता था, खासतौर से गिटार, क्योंकि वो मयंक को ध्यान केंद्रित करने में और अपनी क्षमताओं का और विकास करने में मदद करेगा। बगल में खड़े शाश्वती हैरान थी, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि उसके पिता ने जानबूझकर मयंक की परीक्षा लेने के लिए गिटार बजाया था, क्योंकि वो मयंक को ये कौशल सिखाना चाहते थे। और अब जब मयंक ने खुद आगे से इच्छा जाहिर की थी तो वो भला क्यों पीछे हटते। उन्होंने फौरन शाश्वती को म्यूजिक नोट्स की नोटबुक लाने के लिए कहा और ये भी आदेश दिया कि मयंक को संगीत शाश्वती सिखाएगी। शाश्वती ने अविश्वास से अपनी पलकें झपकाई, क्योंकि उसे ये बात अच्छी नहीं लगी थी। उसने अपने पिता की तरफ देखा, लेकिन उसके पिता इस वक्त गिटार में व्यस्त थे, और दूसरी तरफ मयंक को बहुत अच्छा महसूस हुआ क्योंकि उसके गुरु उसके प्रति बहुत अच्छे थे। शाश्वती को वहीं खड़ी देखकर प्रोफेसर साहब ने उससे कहा कि उसे एक अच्छी बच्ची बनकर अपने पिता का कहना मानना चाहिए था, और इतना सुनकर वह चुपचाप म्यूजिक शीट लेने के लिए चली गई। कुछ पलों बाद वो बाहर आए और आंगन में बैठ गई। मयंक देख सकता था कि आसमान से गिर रही चांदनी में शाश्वती चमक रही थी और उसके पास रखा गिटार उसके पास रखा होने की वजह से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। शाश्वती ने बिना इच्छा के मयंक को गिटार के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई। कुछ देर बाद मयंक ने शाश्वती से पूछा कि मयंक, अरे लोमड़ी, मैं यहाँ अटक गया हूँ, मेरी मदद करो। नरेटर, जब शाश्वती मयंक की मदद कर रही थी तो गलती से मयंक का हाथ शाश्वती के हाथ से छू गया। घबराए मयंक ने फौरन माफी मांगी, लेकिन शाश्वती ने उससे कहा, शाश्वती, हाँ, यहाँ बहुत अंधेरा है, तुम्हें साफ दिखा नहीं होगा। ऐसी दुर्घटनाएं तुम्हारे साथ न जाने कितनी बार होती ही रहती होंगी ना। नरेटर, इसके बाद शाश्वती मयंक की कमर में अपने नाखून चुभती रही और मयंक दर्द को सहकर इधर उधर हिलता हुआ भी अपने सामने बैठी बेहद हसीन खूबसूरत लड़की को देखता रहा। कुछ ही देर में मयंक ने बुनियादी ज्ञान प्राप्त कर लिया और वो खुद गिटार बजाने लगा। धीरे धीरे उसका गिटार पर कौशल परिपक्व होता गया और वो बहुत आराम से मुश्किल धुनें भी बजाने लगा। प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य उठकर सोने के लिए अपने कमरे में जाकर लेट गए और मयंक प्रैक्टिस करता रहा। शाश्वती अभी भी मयंक के साथ थी और बीच बीच में जरूरत पड़ने पर उसकी मदद कर रही थी।
रात गहराने लगी थी और मयंक अब बहुत अच्छे से गिटार बजा रहा था। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल चमक छा गई। और अब जब उसकी अंगुलियां गिटार के तारों पर चलने लगी तो मधुर संगीत हवा में बहने लगा और शाश्वती को अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी महसूस हुई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। मयंक द्वारा बजाई गई हर धुन के साथ साथ शाश्वती के दिमाग और दिल को आराम मिल रहा था और उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो पूरी तरह से संगीत के माधुर्य में डूब चुकी थी और कुर्सी पर बैठे बैठे ही लगभग सो गई। अपने बिस्तर पर लेटे प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य ने मन ही मन सोचा कि मयंक वाकई एक विलक्षण प्रतिभा था और वो खुश होकर अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। मयंक संगीत से मंत्रमुग्ध था और वो पूरी रात गिटार बजाता रहा लेकिन उसे कोई थकान महसूस नहीं हुई बल्कि अब वो अपनी सोच में ज्यादा क्लैरिटी महसूस कर रहा था। CH-47 गिटार डेविल। नैरेटर। अगली सुबह मयंक ने जब आंखें खोली तो अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति का एक रूप होता है फ्रीडम मेडिटेशन, और मयंक अब उसका प्रयोग कर सकता था। वो समझ गया कि उसने अपना 7वां चक्र जागृत करने के साथ साथ पूरी तरह विकसित कर लिया है और इस बात से उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। फिर मयंक ने देखा कि शाश्वती सामने कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई थी और उसकी जैकेट और हुडी उसकी वजह से पूरी तरह भीग चुकी थी। वो उठकर शाश्वती के पास गया और उसका जैकेट हटा दिया। इसी वक्त शाश्वती ने आंखें खोली। मयंक ने मुस्कुराकर अपना हाथ पीछे किया और बोला, मयंक, ओस की वजह से तुम्हारा जैकेट भीग चुका है। मैं नहीं चाहता था कि तुम बीमार पड़ जाओ, इसलिए मैंने इसे हटा दिया। नैरेटर। शाश्वती ने मयंक से मजाक करते हुए पूछा कि क्या वाकई उसका और कोई इरादा नहीं था। और इस बात के जवाब में मयंक पीछे हटकर बोला, मयंक, क्या मैं उस तरह का लड़का लगता हूँ? नैरेटर। शाश्वती ने हंसते हुए पूछा कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? ठीक इसी समय कौस्तुभ के कमरे का दरवाजा खुला और वो बाहर आया। जैसे ही उसने शाश्वती और मयंक को देखा, उसके चेहरे के भाव अजीब से हो गए। और वो बोला, कौस्तुभ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप लोग जो भी कर रहे थे बेझिझक उसे जारी रखें। नैरेटर। इतना कहकर कौस्तुभ तो वहां से खिसक लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग इतनी सुबह सुबह एक दूसरे से छेड़खानी कर रहे थे। कितने लापरवाह लोग थे, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बारे में क्या महसूस करना चाहिए। मयंक प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य के घर के गेस्ट रूम में रह रहा था। उसका दिन गिटार बजाने, नए सीखे गए मंत्रों का अभ्यास करने और एक सुंदर लड़की को देखने में बीत जाता था। इस आरामदायक जीवन के साथ समय तेजी से बीत गया और नया साल आने वाला हो गया। एक सुबह नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस के ऊपर एक विशाल गिद्ध उड़ता हुआ दिखाई दिया। यूनिवर्सिटी के पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो अपने विशाल पंख जोर से फड़फड़ाते हुए आगे बढ़ता रहा। इस गिद्ध पर कई लोग सवार थे। सबसे आगे एक बूढ़ा व्यक्ति और एक नव युवक बैठे थे। SFX, विंग्स फ्लटरिंग और विंड। बूढ़े आदमी के इशारे पर विशाल गिद्ध एक तरफ उड़ चला। रास्ते में नालंदा यूनिवर्सिटी के पृथ्वी तत्व के निदेशक प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल ने उस गिद्ध को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सब लोगों को नजरअंदाज करता हुआ अपनी तेज गति से उड़ता रहा। ये गिद्ध प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य के घर की तरफ जा रहा था। वहां पहुंचकर बूढ़े आदमी ने हवा में से ही दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक और बड़े पंखों का शोर सुनकर प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य अपने घर से बाहर आए और ऊपर आकाश की तरफ देखा। गिद्ध पर बैठे हुए बूढ़े व्यक्ति ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बूढ़ा प्रशांत सनाध्य, हमारी डील को पूरे 3 साल बीत चुके हैं। शाश्वती कहाँ पर है? नैरेटर। प्रोफेसर सनाध्य ने जवाब में कहा, प्रशांत, अभी 3 साल पूरे नहीं हुए हैं। तुमने मुझसे वादा किया था कि 3 साल पूरे होने तक तुम बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे। नैरेटर। बूढ़े ने कहा, बूढ़ा, कुछ ही दिनों में नया साल आने वाला है और 3 साल पूरे हो जाएंगे। अभी तक वो जितना वक्त तुम्हारे साथ बिता चुकी है, क्या वो काफी नहीं है? और इसी के साथ हमारी डील भी पूरी हो जाएगी। नैरेटर। प्रोफेसर सनाध्य ने कहा, प्रशांत, अभी 3 साल पूरे नहीं हुए हैं। वक्त अपनी रफ्तार से ही चलता है। नैरेटर। ठीक इसी वक्त बूढ़े के साथ बैठा हुआ युवा लड़का अपने सर को हल्का सा झुकाकर बोला, खुशमन। प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य, मेरा नाम खुशमन हंस है। नैरेटर। प्रोफेसर को अभिवादन करना तो इस युवक की तरफ से सामान्य शिष्टाचार था। वास्तव में उसके चेहरे की मुस्कान से साफ पता चल रहा था कि वो विनम्र होने की केवल कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हावभाव में तिरस्कार का भाव था। प्रोफेसर सनाध्य ने उससे पूछा कि वो आखिर कौन था, तो वो लड़का बोला, खुशमन, मेरे गुरु महान कलाकार, कला संत कुछ वर्षों से काफी हद तक गिल्टी महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपकी आत्मा की जन्मजात प्रतिभा को नष्ट कर दिया। उन्होंने मुझे यहाँ ये देखने के लिए भेजा है कि आप ठीक तो हैं ना। नैरेटर। प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य ने इस लड़के की अपमान भरी बात का जवाब इसे देना ठीक न बड़ी ही असमझा। इसकी जगह वो वृद्ध आदमी की तरफ पलटे और बोले, प्रशांत, तुम भला उसके किसी शिष्य को मेरे घर क्यों लेकर आए हो? नैरेटर। बूढ़े आदमी ने कहा, बूढ़ा, मैं उसे यहाँ लेकर नहीं आया हूँ। महान कलाकार, कला संत ने खुद उसे यहाँ भेजा है। खुशमन हंस एक 16 साल का बेहद इंटेलिजेंट और प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स है, जिसने बहुत सी शक्तियां जागृत कर ली हैं। नैरेटर। अचानक प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य समझ गए कि कला संत क्या करने की कोशिश कर रहा था। प्रोफेसर साहब की हंसी निकल गई और वो बोले, प्रशांत, अतीत में वो मुझसे हार गया था और आज वो चाहता है कि उसका शिष्य मुझसे जीत जाए। क्या ये बात सही है? नैरेटर। युवा लड़का खुशमन फौरन बोला, खुशमन, मेरे गुरु ने आपकी जन्मजात प्रतिभा को नष्ट कर दिया और आपकी आत्मा को चोट पहुंचाई।
और हमेशा हमेशा के लिए आपका जलंधर शहर में आना जाना प्रतिबंधित कर दिया। तो बताइए जरा कि मेरे गुरु कैसे हारे। नरेटर प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रशांत, अतीत में या कभी भी होने वाली हार जीत का फैसला तुम नहीं करोगे युवा लड़के। अब आप सब वापस चले जाओ, मेरे पास इन फालतू की बातों के लिए समय नहीं है। नरेटर बूढ़ा आदमी मजाक उड़ाते हुए बोला। बूढ़ा, ठीक है इस वक्त तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन नया साल शुरू होते ही मैं शाश्वती को लेने के लिए वापस आऊंगा। और अगर उस वक्त तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मेरा परिवार तुम्हारी जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देगा। बड़ा सा गिद्ध आसमान में उड़ते हुए धीरे धीरे दूर जाने लगा और एक काला धब्बा बनकर गायब हो गया। प्रोफेसर मन ही मन बोले, प्रशांत, तुम अतीत में कितना कुछ खो चुके हो और अब तुम अपनी उम्मीद के बोझ तले अपने शिष्य को डाल रहे हो। ये चाल भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। SFX सस्पेंस। नरेटर इस मसले से निपटकर प्रोफेसर साहब अंदर आ गए। गेस्ट रूम में मयंक ने अभी अभी एक गाना समाप्त किया ही था। उसने अपनी आंखें खोली लेकिन उस गीत से उसकी भावनाएं दूर नहीं हुई थी। प्रोफेसर साहब ने उसे रात के चंद्रमा की शुद्धि की शक्ति के अलावा और कोई गीत नहीं सिखाया था। मयंक की गतिविधियों में इन दिनों केवल साधना और संगीत अभ्यास ही शामिल थे। दरअसल उसने 5 तत्वों में से 4 जागृत कर लिए थे और 7 चक्र जागृत करने के बाद वो उन्हें विकसित भी कर चुका था। टोना टोटका सीखने में भी वो 2 स्तर ऊपर पहुंच चुका था। मयंक समझ रहा था कि रात के चंद्रमा की शुद्धि की शक्ति ने इस तेज रफ्तार सुधार में एक जरूरी भूमिका निभाई थी। मयंक अपनी जगह से उठकर शाश्वती के पास गया जो कुछ लिख रही थी और उससे पूछा, मयंक, लोमड़ी, क्या तुम चाहती हो कि मैं गिटार बजाता रहूं? नरेटर शाश्वती ने उसकी तरफ बिना देखे जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। मयंक मुस्कुराया और उसे चिढ़ाते हुए बोला, मयंक, तो मुझे लगता है कि इस वक्त हमें एक कपल की तरह बैठकर कुछ बातें कर लेनी चाहिए। नरेटर शाश्वती ने अपना पेन साइड में रखा और मयंक को देखकर मुस्कुराने लगी। इससे पहले कि मयंक कुछ और गलत समझता, उसने देखा कि शाश्वती के चारों तरफ आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठी होने लगी थी और अगले कुछ ही पलों में वह मयंक पर हमला कर सकती थी। मयंक ने एक कदम पीछे लिया और बोला, मयंक, समझदार लोग एक्चुअल फाइट की जगह शब्दों से लड़ते हैं। नरेटर शाश्वती फौरन बोली, शाश्वती, मैं एक बहुत ही समझदार लड़की हूँ। धन्यवाद। नरेटर और इतना कहकर उसने अपनी सारी शक्ति को पवन तत्व मंत्र में इकट्ठा किया और इसे मयंक की तरफ फेंक दिया। मयंक भागते हुए बोला, मयंक, अरे लोमड़ी, बच्चे की जान लोगी क्या? अपने लवर बॉय पर कौन ऐसे हमला करता है? नरेटर बेशक शाश्वती मयंक से बेहतर जादूगरनी थी और इसलिए मयंक सिर पर पैर रखकर वहां से भाग लिया। ठीक इसी वक्त प्रोफेसर साहब बाहर से अंदर आए और जब उन्होंने यह नजारा देखा तो शाश्वती को कहा कि अपने जादू को रोके। अपने पिता के आदेश के अनुसार शाश्वती ने ऐसा ही किया और मयंक को देखकर अपने पिता से शिकायत करते हुए बोली, शाश्वती, पापा, ये लड़का हर दिन मुझे तंग करता रहता है। नरेटर प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य ने शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें अपने साथ आने के लिए कहा। मयंक समझ गया कि कोई न कोई गंभीर बात है। उसने फौरन हंसी मजाक बंद कर दिया। शाश्वती और मयंक प्रोफेसर प्रशांत के पीछे पीछे लाइब्रेरी में चले गए। किताबों की एक अलमारी के पीछे एक लिवर था जो खुफिया था। प्रोफेसर साहब ने इसे दबाया तो एक गुप्त चैम्बर की तरफ का रास्ता खुल गया। ऐसा लग रहा था कि यह चैम्बर बहुत महत्वपूर्ण है। इस छिपे हुए कक्ष में कुछ किताबें थी। प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य ने उन्हें बाहर निकाला और मयंक को सौंप पर बोले, प्रशांत, मयंक, ये सब किताबें तुम्हारे लिए हैं। नरेटर मयंक जानता था कि ये किताबें ही असली खजाना है। उसने किताबें ली और उन पर नाम पढ़े। ये किताबें वास्तव में संगीत पत्रक थी, यानी इनमें छिपी हुई ताकतों को कोई भी व्यक्ति संगीत की शक्ति से जागृत कर सकता था। मयंक ने फौरन पूछा, मयंक, प्रोफेसर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या ये सब संगीत मंत्र नहीं है? नरेटर प्रोफेसर साहब ने हाँ में सिर हिलाया और बोले, प्रशांत, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। किसी जमाने में मैं इस खास तरह के जादू में बहुत कमाल का हुआ करता था। बल्कि मैं इतना अच्छा था कि जब मैं जवान था तो लोगों से मुझे गिटार डेविल की उपाधि मिली थी क्योंकि मेरी जन्मजात प्रतिभा गिटार थी। किसी ने मेरी इस जन्मजात प्रतिभा को नष्ट कर दिया और तब से मुझे अपनी साधना में कोई भी प्रगति करने से पूरी तरह से रोक दिया गया। लेकिन मेरी शक्तियां और काम को संभालने की बारी अब तुम्हारी है। नरेटर प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य ने कहा और आह भरी। मयंक हैरान रह गया। वो पहले से ही जानता था कि प्रोफेसर एक जनादेश जादूगर थे, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि उनकी आत्मा की जन्मजात प्रतिभा नष्ट कर दी गई थी। प्रोफेसर ने आगे कहा, प्रशांत, ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? मुझसे ये सब सवाल मत पूछो और ना ही मेरे लिए बदला लेने की कोशिश करना। बस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत मेहनत से अपनी क्षमताओं के विकास पर काम करोगे और तुम्हें नियति द्वारा दी गई किसी भी प्रतिभा को बर्बाद नहीं करोगे। ये छोटा सा शहर तुम्हारी असाधारण प्रतिभा के लिए बहुत छोटा है। मुझे उम्मीद है कि अगले साल तुम सारी प्रतिभाओं को विकसित कर लोगे। क्या तुम विदेश में जाकर अपनी कलाओं को विकसित करने के बारे में कुछ और सीखना चाहोगे? नरेटर मयंक में बहुत आदर के साथ जवाब दिया। मयंक, मेरे कोच और गॉडफादर ने मुझे 18 साल की उम्र तक यही नालंदा यूनिवर्सिटी में रहने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ जो हालात हुए हैं वो तो आपसे छुपे नहीं है। और अब अगला कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे इस बारे में अपने पिता और अपने गॉडफादर से परामर्श करने की जरूरत होगी। नरेटर प्रोफेसर साहब ने मयंक की बात सुनकर कहा।
प्रशांत, तुम्हारी बात ठीक है। जल्द ही नया साल आने वाला है। तुम्हें उससे पहले घर पहुंचना चाहिए। तुम फौरन रवाना हो जाओ। जब कौस्तुभ वापस आ जाएगा तो मैं उसे भी घर भेज दूंगा। नरेटर मयंक ने अनिच्छा से सिर हिलाया। उसने शाश्वती की ओर देखा और कहा, मयंक, लोमड़ी, मेरे जाने के बाद अपने पिता का ख्याल रखना। CH-48 कुछ खोने का एहसास। नरेटर प्रोफेसर सनाध्य का आदेश मानकर मयंक वापस अपने घर लौटने को तैयार हो गया था। जब उसने शाश्वती से कहा कि वो जा रहा था और अब वो अपने पिता का ख्याल रखे तो ये बात सुनकर शाश्वती को गुस्सा आ गया। वो सोचने लगी कि जब से ये लड़का उनके घर में रह रहा था वही तो घर का सारा काम करती थी, और अब वो उससे कह रहा था कि अपने पिता का ध्यान रखना, तो क्या अब तक वो ये काम नहीं कर रही थी। वो उत्साहित होकर बोली, शाश्वती, थैंक गॉड, फाइनली तुम जा रहे हो। नरेटर मयंक ने शाश्वती को उत्साहित देखा तो बोला, मयंक, मेरे जाने की बात सुनकर भी तुम्हारा रवैया ऐसा है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। नरेटर शाश्वती हंसते हुए बोली। शाश्वती, हाँ, तो फिर जाओ ना। नरेटर मयंक दरवाजे के पास पहुंच गया और शाश्वती की तरफ देखकर बोला, मयंक, मैं सीरियसली जा रहा हूँ। नरेटर शाश्वती जवाब में मुस्कुराते हुए बोली। शाश्वती, हाँ, तो सीरियसली ही जाते हैं। मजाक मजाक में कौन जाता है। अब जाओ भी। नरेटर मयंक ने एक आह भरी और अपना सामान उठाकर प्रोफेसर साहब को झुककर नमस्कार करते हुए बोला, मयंक, आपसे अगले साल मिलेंगे प्रोफेसर साहब। नरेटर और इतना कहकर वो घर से निकल गया। उसके जाने के बाद कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मयंक के चले जाने के बाद प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य ने एक फीकी मुस्कान मुस्कुराते हुए अपनी बेटी से कहा, प्रशांत, उस लड़के के होने की वजह से यह जगह कितनी सुंदर लगती थी। अब देखो जब वह चला गया है तो ये खामोशी भी कितनी बेगानी सी लग रही है। नरेटर शाश्वती ने अपने पिता की तरफ देखा और बोली, शाश्वती, पापा, आप उस लड़के को कुछ ज्यादा ही भाव नहीं दे रहे हैं। नरेटर प्रोफेसर ने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले, प्रशांत, ठीक है, मैं तो उसे बहुत ज्यादा भाव दे रहा हूँ, लेकिन तुम क्या कर रही हो। नरेटर अचानक हुए इस सवाल को सुनकर शाश्वती एक पल के लिए चौंकी और फिर बोली कि वह बहुत खुश थी कि मयंक फाइनली घर से चला गया था। प्रोफेसर साहब ने एक गहरी सांस ली और फिर बोले, प्रशांत, शाश्वती बेटा, 3 साल पूरे हो गए हैं। आज कोई जलंधर शहर से इस बात की सूचना देने के लिए यहाँ आया था। हो सकता है कि नया साल आते ही तुम्हें यहाँ से जाना भी पड़े। नरेटर प्रोफेसर के चेहरे पर मायूसी थी और इस वक्त वह एक हारे हुए व्यक्ति की तरह उदास लग रहे थे। उनकी बात सुनकर शाश्वती चौंक गई। उसका जरा भी मन नहीं था अपने पापा को छोड़कर जाने का। उसने अकेले उदास बैठे अपने पिता को देखा और बोली, शाश्वती, लेकिन मेरा मन यहाँ से कहीं भी जाने का नहीं है। पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं आप ही के पास रहूंगी। नरेटर प्रोफेसर साहब ने अपनी बेटी पर एक स्नेह भरी नजर डाली और बोले, प्रशांत, पगली लड़की, तुम्हारी माँ भी तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रही है, और मुझे लगता है कि अब तुम्हारा परिवार तुम्हें मेरे साथ और ज्यादा नहीं रहने देगा। पिछले 3 सालों में अपनी बेटी के साथ रहकर मुझे बहुत खुशी हुई है, और इन यादों और खुशियों के सहारे मैं अपनी बाकी जिंदगी काट सकता हूँ। नरेटर प्रोफेसर ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फिराया और आगे बोले, प्रशांत, शाश्वती, एक और बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आज के बाद तुम मयंक को फिर कभी ना देख पाओ। अभी कुछ देर पहले जब तुम उसका मजाक उड़ा रही थी और वह संजीदगी से तुम्हें बाय बोल रहा था, वह शायद तुम लोगों के बीच का आखिरी अलविदा भी हो सकता है। नरेटर, ये बात सुनकर शाश्वती को जैसे जबरदस्त झटका लगा। उसे अब एहसास हुआ कि वाकई कुछ मिनट पहले मयंक चला गया था और उस वक्त वह संजीदगी से शाश्वती को बाय कह रहा था, लेकिन वह सिर्फ उसकी टांग खींचती रही थी। तो क्या यही था उन दोनों के बीच का आखिरी अलविदा। सोच में गुम अपनी बेटी के चेहरे पर आई हल्की सी उदासी को पढ़कर प्रोफेसर साहब ने अचानक उससे पूछा, प्रशांत, एक बात मुझे सच सच बताओ शाश्वती, क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है। नरेटर शाश्वती ने हैरानी से पूछा कि उसके पिता किसके बारे में बात कर रहे थे। उसके चेहरे से साफ था कि उसे इस बात का जवाब देने में शर्म आ रही थी। उसके पिता ने उसकी हिचक को समझते हुए कहा, प्रशांत, तुम इस साल 17 साल की हो रही हो, और तुम्हें अपने भविष्य को तय करने का अधिकार है, और तुम्हारे अधिकारों में ये तय करना भी आता है कि भविष्य में तुम किसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो। अभी तुम छोटी हो और तुमने बहुत कुछ अनुभव नहीं किया है, इसलिए तुम इस बात को नहीं समझती हो कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें और लोग हैं जिन्हें एक बार मिलने के बाद या अनुभव करने के बाद आप हमेशा याद करते हैं। मुझे वह लड़का मयंक पसंद है। वह बहुत प्रतिभाशाली है और मुझे ऐसा लगता है कि वह अपनी प्रतिभा को बर्बाद नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वह दिखता है एक प्लेबॉय के जैसा है, लेकिन वास्तव में वह ऐसा है नहीं। वह सच्चा प्यार चाहता है और उस प्यार के लिए समर्पित रहेगा। मैं जब इसकी उम्र का था तो अपना वो अक्स मुझे इस लड़के में नजर आता है। तुम अपने फैसले खुद लो, लेकिन ये याद रखना कि ऐसा ना हो कि जिंदगी भर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को सिर्फ याद करती रह जाओ जिससे तुम बहुत प्यार करती हो। मेरी बात को गौर से सोचना और याद रखना कि जिंदगी बहुत छोटी है। यह मलाल रखने के लिए या काश ऐसा कर लेते, ऐसा सोचने के लिए बिल्कुल नहीं है। नरेटर अपने पापा की बातें सुनकर शाश्वती अवाक रह गई। उसे यह समझ नहीं आया कि क्या वह कभी किसी को इतना पसंद कर सकती है कि उसकी गैरमौजूदगी में जिंदगी भर उसे याद करती रहे। शाश्वती अभी भी कंफ्यूजन में थी। उसके पिता ने उसे समझाया और बोले,
प्रशांत, वह लड़का अपना सारा का सारा समय तुम्हारे साथ बिता रहा है। सारा दिन तुम्हारे आगे पीछे घूमता है और तुम इस बात को हल्के में लेती हो। लेकिन अगर तुम दोनों एक दूसरे की जिंदगी से गायब हो गए तो याद रखना, उसकी जिंदगी में कोई और खूबसूरत लड़की नजर आएगी। अभी तक तुम दोनों साथ नहीं हो, इसलिए यह मत सोचो कि दुनिया में तुम्हारे लिए केवल एक ही लड़का है। हो सकता है तुम्हें कोई बेहतर मिल जाए, और उसे भी। लेकिन अगर तुम उसे पसंद करती हो तो इस बारे में जरूर सोचना। नरेटर प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य मुस्कुराए और अपनी बेटी को बहुत सारे विचारों के साथ अकेले छोड़कर अंदर चले गए। शाश्वती ने पहली बार इस बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। उसे अपने दिल में पहली बार बहुत स्ट्रांग फीलिंग महसूस हो रही थी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह भावनाएं प्यार की थी या कुछ और। अब तक प्यार के बारे में उसने कभी सोचा नहीं था और यह ख्याल उसे बहुत बेगाना, अनजाना और फीका सा लगता था। जब मयंक शाश्वती के घर में होता था तो शाश्वती को हमेशा उस पर गुस्सा आता था। कोई ना कोई उलझुल हरकत करके वो शाश्वती को चिढ़ाता रहता था। लेकिन आज जब अचानक वह चला गया था तो शाश्वती को वास्तव में ऐसा लगा जैसे उसका कुछ कीमती खो गया हो। यहाँ तक कि उसे खुद को संभालने के लिए भी समय चाहिए था। उसके पापा कुछ ही देर पहले कह कर गए थे कि ऐसा हो सकता है कि वह जिंदगी में किसी को खो दे और फिर सारी जिंदगी उसके बारे में सिर्फ सोचती रहे और उसे याद ही करती रहे। और इस बात को सोचकर उसे वास्तव में डर लगने लगा कि शायद उसने मयंक को खो दिया है। SFX चेंज ओवर एस्टैब्लिश ट्रैफिक हाईवे। नरेटर नालंदा राजगीर के घने जंगलों से घिरा हुआ एक सुंदर, शांत और अपने आप में मस्त रहने वाला शहर है। शहर की तरफ आने वाली मुख्य सड़क पर एक बड़ा सा काफिला था जो इसी शहर की तरफ आ रहा था। सबसे आगे मौजूद ओपन जीप में 3 शूरवीर खड़े थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी, एक नवयुवक और एक युवती। अधेड़ आदमी गरिमा में और भव्य लग रहा था, जबकि उसके पास खड़ा जवान लड़का सुंदर था, लेकिन उसकी आंखें उसके दिल की बुराई को साफ साफ दिखा रही थी। इनके साथ खड़ी युवती शक्ल से बहुत ज्यादा घमंडी और क्रूर लग रही थी। हालांकि कोई आम लड़का सड़क पर उसे देखता तो पटाखा ये आइटम बोलता। युवक ने अपने सामने नालंदा की सीमा शुरू होती देख अधेड़ से पूछा कि क्या यही नालंदा शहर था। अधेड़ आदमी ने उसे बताया कि हाँ, यही नालंदा था, लेकिन शांत रहने की वजह से ये आम लोगों की नजर से छुपा रहता था और शायद युवक ने कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा। युवक ने हामी भरते हुए कहा कि उसके बुजुर्ग ठीक कह रहे थे। अगर वह उसे इस शहर के बारे में नहीं बताते तो शायद उसे कभी पता नहीं चलता। युवक ने किसी का जिक्र किया और पूछा कि क्या उनके जैसा कोई व्यक्ति कभी ऐसे छोटे से शहर में आकर रहा होगा। हालांकि युवक की बातों में अविश्वास था, लेकिन वो जिसके बारे में बात कर रहा था उनका जिक्र करते हुए अपने दिल की डर से बढ़ी हुई धड़कनों को वो रोक नहीं सका। आदमी ने कहा कि उनके पास जो भी जानकारी थी वह सही थी और उन्होंने इतिहास की किताबों में भी बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन सिर्फ एक बात उन्हें नहीं पता थी और वह ये कि जिस व्यक्ति का ये लोग बार बार संभलकर जिक्र कर रहे थे उसने नालंदा शहर में क्या कुछ छोड़ा था। युवक एक ही बात पर जोर था कि उनकी यह यात्रा व्यर्थ ना जाए। SFX यूज रिवर्ब फॉर इटैलिक्स। दुनिया भर की इतिहास की किताबों में शामिल ये शहर नालंदा अपने आप में अभूतपूर्व इतिहास समेटे है। ये लोग जिस व्यक्ति के बारे में फुसफुसाते हुए घबराकर बात कर रहे थे वह दरअसल गुप्त वंश का आखिरी राजा स्कंदगुप्त था, जिसके वंशजों से उसका बड़ा राज्य संभाला नहीं गया और गुप्त डायनेस्टी का नाम इतिहास की किताबों में अतीत बनकर रह गया। गुप्त डायनेस्टी का खजाना कहाँ गया और उनकी कुछ बेमिसाल किताबें, हथियार वगैरह कहाँ रखे गए थे, ये बात आज तक रहस्य बनी हुई थी। कोई भी उनकी मृत्यु और पूरे के पूरे वंश के गायब हो जाने का कारण ढूंढ नहीं पाया था, बल्कि अब उनका नाम एक तरीके से भुलासा दिया गया था। लेकिन इतिहास के सीने पर गर्व से खड़ा नालंदा जब तक इतिहास की गलियों में झांककर अपने संस्थापकों की याद दिला ही देता था। SFX एस्टैब्लिश ट्रैफिक हाईवे। नरेटर काफिला तेजी से बढ़ रहा था और जैसे जैसे वह शहर के पास पहुंच रहे थे शहर के बारे में उनका नजरिया और साफ होता जा रहा था। शहर की सीमा पर प्रवेश करते ही उन्हें इसका शानदार इतिहास पता लगने लगा और इधर बेचारे नालंदा के सामान्य लोगों को पता ही नहीं था कि उनके शहर में कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोग आ गए हैं। मयंक को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। अपने गुरु के घर से निकलकर यूनिवर्सिटी ना जाते हुए वह कुछ जानी पहचानी सी गलियों में चलने लगा और बाद उसे अपना घर दिखाई दिया। उसके कदम शिथिल हो गए और उसे अपने परिवार की याद आने लगी। मयंक को देखकर उसकी गली में छोटी सी दुकान लगाने वाली एक बूढ़ी महिला चिल्लाई, अरे वाह, मयंक आ गया, देखो देखो मयंक आ गया। मयंक आदर से महिला के पास गया और दोनों हाथ जोड़कर उस महिला का अभिवादन किया और इसके बाद वह पलटा और पास ही में धूप में कुर्सियां लगाकर शतरंज खेल रहे 2 बूढ़े लोगों को भी नमस्कार किया। ये उसके पड़ोसी थे जो उसे देखकर बहुत खुश थे। एक बूढ़े व्यक्ति ने उससे मजाक किया कि बूढ़ा, अरे वाह, तुम तो बड़े खूबसूरत जवान हो गए हो। मेरे दोस्त की पोती इस समय घर पर ही है। नए साल के बाद वह 16 साल की हो जाएगी और बहुत प्यारी है। तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हारे बारे में बात करूं। नरेटर और दोनों वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराने लगे। CH49 गॉडफादर। नरेटर अपने गुरु के आदेश के अनुसार मयंक अपने घर के लिए निकल चुका था। घर के पास पहुंचकर उसने बाहर धूप में शतरंज खेल रहे बुजुर्गों का अभिवादन किया और उनसे कुछ देर बात करके उसे यह समझ में आ गया कि उसकी पुरानी इमेज अभी भी बरकरार थी। उसके पड़ोसी अभी भी उसे वही खिलिंद्र मयंक समझते थे और लड़कियों को लेकर उससे मजाक कर रहे थे। उनकी बातों को नजरअंदाज करके उसने पास ही में छोटे से रेस्तरां के मालिक से पूछा कि उनकी बिटिया कहाँ थी।
और इसके जवाब में रेस्तरां के मालिक ने फौरन कहा कि उनकी बिटिया वहां नहीं थी और मयंक क्योंकि बहुत दिनों बाद आया था, इसलिए उसे फौरन घर जाकर अपने परिवार से मिलना चाहिए था। मयंक ने मुस्कुराकर नमस्कार किया और अभिवादन करके वहां से चल दिया। मयंक के जाते ही रेस्तरां के अंदरूनी भाग से मालिक की बेटी ने चिल्लाकर पूछा कि क्या मयंक वापस आया था। लेकिन रेस्तरां मालिक ने अपनी बिटिया को फटकार लगाते हुए कहा कि वह जाकर अपना काम करे। मयंक जो अभी रास्ते में ही था, उसने यह वार्तालाप सुन लिया और पलटकर मुस्कुराकर उस लड़की को चिल्लाते हुए कहा कि वह उससे फिर से मिलने जरूर आएगा। इस पूरे वार्तालाप को देखने और सुनने के बाद गली में धूप में बैठकर शतरंज खेल रहे बुजुर्गों में से एक ने रेस्तरां के मालिक से कहा कि बूढ़ा मयंक गुप्ता परिवार का उत्तराधिकारी है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह तुम्हारी बेटी में दिलचस्पी दिखा रहा है। नैरेटर इस बात के जवाब में रेस्तरां के मालिक ने कड़वाहट से कहा। रेस्तरां मालिक, अरे अंकल, आपको नहीं पता, ये लड़का कभी भी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता। यहाँ आसपास की कितनी ही लड़कियां उस पर पहले से ही फिदा है। माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसे शैतान को मैं अपनी बेटी के आसपास कैसे रहने दे सकता हूँ। नैरेटर रेस्तरां का मालिक मयंक के व्यवहार से ऊब चुका लग रहा था और उसके हाव भाव से जाहिर था कि जिस भी लड़की को मयंक से प्यार हो जाएगा, उसके पिता के लिए इस आदमी के दिल में बहुत ज्यादा सिंपैथी थी। इधर मयंक गलियों को पार करता हुआ बड़ी बड़ी इमारतों और फ्लैट्स के सामने से गुजरकर एक बड़े से निजी आवास के सामने पहुंचा। इस घर के बड़े से प्रवेश द्वार पर दो लोग पहरा दे रहे थे और दरवाजे के पास ही सफेद बालों वाला एक आदमी था जिसकी पीठ पर कुबड़ था। मयंक को देखते ही इस आदमी की आंखों में चमक आ गई और मयंक की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने चिल्लाते हुए खुशी से कहा, मयंक, गॉडफादर, आप यहाँ घर के बाहर क्या कर रहे हैं। नैरेटर हालांकि अपने चेहरे से ये आदमी बहुत ज्यादा बूढ़ा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके सफेद बाल और कुबड़ वाले शरीर ने उसे उसकी उम्र से बहुत ज्यादा दिखाना शुरू कर दिया था। मयंक का गॉडफादर मयंक को देखकर मुस्कुराया और कहा, गॉडफादर, मुझे लगा नया साल आने ही वाला है, यानी तुम्हारे आने का वक्त हो गया है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वैसे कौस्तुभ तुम्हारे साथ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। नैरेटर मयंक ने अपने गॉडफादर को बताया कि कौस्तुभ अभी उनके गुरु की आज्ञा के अनुसार राजगीर की पहाड़ियों में कुछ और प्रशिक्षण ले रहा है और वह कुछ ही समय बाद यहाँ आ जाएगा। इसके बाद उसने अपने गुरु को उनकी बाह पकड़कर सहारा दिया और बोला, मयंक, आपके बाल पहले से भी ज्यादा सफेद और लंबे हो गए हैं। नैरेटर गॉडफादर ने कहा, गॉडफादर, कोई बात नहीं, तुम भी तो पहले से ज्यादा बड़े हो गए हो और ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ और सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। नैरेटर ये बात कहकर गॉडफादर मुस्कुराने लगे और मयंक को अजीब लगा कि उसके गॉडफादर ने सम्मानित शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। उसने इस बात का मतलब पूछा तो उसके गॉडफादर ने कहा कि एक दिन आएगा जब वह खुद ही इस बात का मतलब समझ जाएगा। और इसके साथ ही वह दोनों एक दूसरे का हाथ थामे घर के अंदर की तरफ चल पड़े। आंगन पार करके ये लोग अभी बरामदे तक ही पहुंचे थे कि मयंक के पिता हर्षवर्धन गुप्ता इनकी तरफ आए और बोले, हर्ष, अरे वाह, तो आखिरकार तुम घर आ ही गए। क्या तुम्हारा पढ़ाई का साल खत्म हो गया है? कहाँ थे तुम इतने दिनों से? क्या लड़कियों के पीछे घूम रहे थे? नैरेटर मयंक अपने पिता के मजाक से अवाक था। वह बोला कि मयंक, पापा, मैं अभी वापस आया हूँ। क्या मुझे कभी आपसे इन अजीबोगरीब मजाक की जगह थोड़ा प्यार नहीं मिल सकता? नैरेटर तभी घर के अंदर से बाहर आती हुई एक सुंदर और प्यारी महिला ने मीठी आवाज में कहा, राजनंदिनी, अपने पापा की बात का बुरा मत मानो और मुझे खुद पर एक नजर डालने दो। कितने दिनों के बाद तुम्हें देख रही हूँ। नैरेटर यह मयंक की मां राजनंदिनी थी। राजनंदिनी मूल रूप से नालंदा की रहने वाली नहीं थी। जब मयंक के पिता हर्षवर्धन अपनी पढ़ाई के बाद अनुभव हासिल करने के लिए अलग अलग शहरों का दौरा कर रहे थे, तभी वो उनसे मिली थी और इन्होंने शादी कर ली थी। जब वह गर्भवती थी तब ये दोनों एक साथ नालंदा शहर लौट आए थे। मयंक ने अपने पिता की तरफ देखा और एक आह भरते हुए बोला, मयंक, मुझे समझ में नहीं आता कि आप इतने भाग्यशाली कैसे हो गए कि आपको इतनी सुंदर, मिलनसार और प्यारी महिला पत्नी के रूप में मिल गई। नैरेटर मयंक के पिता ने उससे कहा, हर्ष, मुझे लगता है तुम घर में आते ही अपने पिता से मार खाना चाहते हो। वैसे क्या तुम अपनी माँ जैसी कोई लड़की ढूंढकर शादी कर सकते हो? बोलो, क्या इस बात में सक्षम हो तुम? नैरेटर मयंक ने बिना किसी झिझक के कहा, मयंक, यह मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है जो मैं चुटकी बजाते ही कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी ऐसा कुछ करना नहीं चाहता। नैरेटर तभी मयंक से उम्र में थोड़ी छोटी लगने वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर आई और बोली, काशिका, मयंक, तुम फिर से शेखी बघार रहे हो ना? नैरेटर ये लड़की मयंक की बुआ की बेटी थी और इसका नाम काशिका था। मयंक के पिता हर्षवर्धन गुप्ता की छोटी बहन रश्मिका गुप्ता एक बेहद खूबसूरत महिला थी और उनकी बेटी बिल्कुल अपनी मां पर गई थी। इनके पीछे पीछे मयंक के चाचा धनपत गुप्ता और उनका 13 साल का बेटा मोहित भी बाहर आ गए। मयंक ने अपने चाचा और अपनी बुआ का अभिवादन किया और फिर अपनी बुआ की बेटी की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए बोला, मयंक, मुझे लगता है कि मैं इतने दिनों से बाहर था तो तुम्हें किसी ने मारा पीटा नहीं है और अब तुम्हारे दिमाग में खुजली हो रही है कि कोई तुम्हें पीट डाले, है ना? नैरेटर काशिका फौरन अपनी मां के पीछे छुप गई और बोली, काशिका, तुम मुझे धमकाना बंद करो, आज यहाँ से अपने पीछे देखो, तुम्हारे पापा तुम्हें ही देख रहे हैं। नैरेटर ये देखकर सभी हंसने लगे और मोहित ने एक कदम मयंक की तरह बढ़ाते हुए कहा, मोहित, मुझे ताऊजी ने बताया था कि अब तुम बहुत सारा ताकतवर हो गए हो। क्या ये बात सच है भैया? नैरेटर मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा,
मयंक, बेशक सच है। मैं मार्शल आर्ट और कई तरह की परफॉर्मिंग आर्ट्स को विकसित करने पर काम कर रहा हूँ और अपने सातों चक्र जागृत कर चुका हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग मुझसे प्रेरणा लेते हैं। नैरेटर मोहित ने मयंक की तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहा। मोहित, मैंने लगभग आपकी बात पर विश्वास कर ही लिया था, लेकिन फिर मुझे याद आया आप तो मयंक भैया हैं। आप केवल मजाक करते हैं। नैरेटर काशिका ने हंसते हुए इस बात का समर्थन किया और पूरा परिवार ठहाके लगाने लगा। इसी बीच में मयंक की बुआ रश्मिका ने कहा। रश्मिका, मयंक, तुम्हारे झूठ बहुत हो गए, बस करो। तुम तो ये बताओ कि तुम अपनी किसी खास दोस्त यानी गर्लफ्रेंड को मिलाने के लिए घर कब ला रहे हो। तुमसे हमें यही उम्मीद है। तुम इरावती पर नजर रखो। वह बेहद सुंदर और प्रतिभाशाली है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे खो दो और कोई और उससे दोस्ती कर ले। नैरेटर, मयंक की बुआ ने उसे चिढ़ाने के लिए ये बात कही थी, लेकिन मयंक के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक कड़वाहट भरी मुस्कान आ गई और ये देखकर सबको समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ थी। परिवार के ज्यादातर सदस्यों ने यही सोचा कि मयंक ने कोशिश की थी, लेकिन वह इरावती को अपना नहीं बना सका। मयंक की मां राजनंदिनी ने बात को संभालते हुए कहा। राजनंदिनी, ठीक है बाबा, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन इस तरह पूरे परिवार का एक साथ इकट्ठे होना हर वक्त नहीं हो पाता है, तो चलिए हम सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। नैरेटर, राजनंदिनी का सुझाव सभी को अच्छा लगा और सब एक साथ खाने की मेज की तरफ चल दिए और स्वादिष्ट खाने के साथ सभी खुशी खुशी घर परिवार की बातें करते रहे। खाना खाने के बाद मयंक के चाचा और बुआ अपने अपने घरों को लौट गए। मयंक ने अपने पिता से उनका गिटार मांगा और वापस अपने कमरे में चला गया, जहां वह नालंदा यूनिवर्सिटी जाने से पहले रहा करता था। थोड़ी देर बाद वाद्य यंत्र की मधुर आवाज उसके कमरे में भर गई। आसमान से बरस रही चांदनी के नीचे सब कुछ एकदम शांत लग रहा था। गिटार बजाते बजाते मयंक को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब वह उठा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसका दोस्त कौस्तुभ भी लौट आया था। अब वो आधिकारिक तौर पर अपने सातों चक्र जागृत करके उन्हें विकसित करने पर काम कर रहा था और मयंक उसके लिए बहुत खुश था। जब आप बाहर पढ़ाई कर रहे होते हैं और लौटकर घर आते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। मयंक और कौस्तुभ के साथ भी ऐसा ही हुआ। पलक झपकते ही साल का आखिरी दिन आ गया और ये दिन भी फटाफट बीत गया और रात आ गई। नालंदा शहर रोशनी से जगमगा उठा। सड़कें गुलजार थी और आसमान आतिशबाजी से सज गया था। गुप्ता परिवार के घर में गिटार की मधुर स्वर लहरियां फैली हुई थी। मयंक शान से गिटार बजा रहा था, जबकि उसके पास ही कौस्तुभ जमीन पर अपनी मेडिटेशन कर रहा था। कौस्तुभ ने मयंक के चेहरे पर नजर डालने के लिए अपनी आंखें खोली और पाया कि कुछ ठीक नहीं था। संगीत बंद हो गया था और मयंक शांत बैठकर चांद को देख रहा था। मयंक के चेहरे से साफ था कि उसका मन शांत नहीं था। गिटार की आवाज बंद हुई जानकर सफेद बालों वाले बुजुर्ग यानी कि मयंक के गॉडफादर बाहर आए और उन्होंने मयंक से कहा। गॉडफादर, मयंक, संगीत तो मन को शांति देता है, लेकिन फिर भी तुम इतने बेचैन क्यों हो। दिमाग में खराबी मतलब खराब प्रदर्शन। अगर दिमाग में कोई बुरा विचार चल रहा है तो प्रदर्शन भी खराब ही होगा, याद है ना। नैरेटर, मयंक ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा कि उसे भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा था। गॉडफादर ने एक पल उसे देखा, फिर बोले। गॉडफादर, तुम्हारे संगीत में मैं छुपी लालसा और उदासी को मैं साफ साफ महसूस कर पा रहा था। अब तुम वाकई में बड़े हो गए हो। नैरेटर, गॉडफादर ने एक कदम मयंक के पास आकर थोड़ा धीरे कहा। गॉडफादर, वो लड़की कौन है। नैरेटर, मयंक ये बात सुनकर हैरान रह गया। उसने चौंककर कौस्तुभ की तरफ देखा और घबराए कौस्तुभ ने फटाफट नामे अपना सिर हिला दिया। उसने अपने पिता को मयंक के बारे में कुछ नहीं बताया था। गॉडफादर ने दोनों दोस्तों की हरकत देख ली और बोले। गॉडफादर, तो यानी किसी की याद की तड़प और किसी को पाने की लालसा तो मौजूद थी। नैरेटर, मयंक ने एक कड़वी मुस्कान के साथ हाँ में अपना सिर हिलाया और पूछा। मयंक, गॉडफादर, मुझे जिस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था मैंने वैसा ना करके आपको निराश किया ना। नैरेटर, गॉडफादर मुस्कुराए और बोले। गॉडफादर, मेरे मूर्ख बच्चे, यही तो वयस्क होने की यात्रा है। अगर तुम इतिहास उठाकर देखो तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे प्यार ने परेशान नहीं किया हो। मैं तुम्हारे डेटिंग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वह लड़की तुम्हारे प्यार के लायक होनी चाहिए। तुम्हें हमेशा याद रखना होगा कि तुम्हारी बेटर हाफ यानी कि जो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी वह परिवार ही नहीं देश के लिए भी एक आदर्श बनेगी। इसलिए बहुत सोच समझकर उसे चुनना। CH50 पहले प्यार की पहेली दस्तक। नैरेटर, मयंक जानता था कि बचपन से ही उसके गॉडफादर को उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। मयंक के लिए उसके गॉडफादर की आशाएं इतनी ज्यादा थी कि वह मयंक की अपनी अपेक्षाओं से भी ज्यादा हो चुकी थी। मयंक ने नजर उठाकर अपने गॉडफादर की तरफ देखा और बोला। मयंक, कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं मैं आपको निराश ना कर बैठूं। गॉडफादर, खुद पर विश्वास करो जैसे मैं तुम पर विश्वास करता हूं। चलो अब कॉमन रूम में चलते हैं। तुम्हारा परिवार तुम्हारा वहां इंतजार कर रहा है और राठौर परिवार से आने वाले मेहमान भी आ चुके हैं। नैरेटर, इतना कहकर मयंक के गॉडफादर ने उसका कंधा थपथपाया और कमरे के दरवाजे की तरफ चल दिए। मयंक ने अपने दोस्त कौस्तुभ से कहा कि चलो साथ में ही चलते हैं। गॉडफादर ने ये कहते हुए रोक दिया कि वह कौस्तुभ से कुछ बात करना चाहते थे, इसलिए उसे वहीं रुकना होगा। मयंक ने गॉडफादर की बात का मान रखते हुए इज्जत से उनका अभिवादन किया और कमरे से बाहर निकल गया। मयंक के जाने के बाद गॉडफादर ने अपने बेटे कौस्तुभ की तरफ देखा और उससे कहा कि वह उसकी शक्ति देखना चाहते थे।
कौस्तुभ अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। तेज रोशनी से उसकी आंखें चमक उठी और उसके शरीर के आसपास तेज ऊर्जा का संचार होने लगा। उसके शरीर के आसपास आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठी होने लगी और उसके शरीर पर जल्द ही ऊर्जा का एक कवच दिखाई देने लगा। उसकी मेहनत और लगन से अर्जित की गई शक्तियां वाकई कमाल की थी। गॉडफादर ने उसे शाबाशी दी और कौस्तुभ ने अपने आप को शांत किया और धीरे धीरे अपनी शक्तियों को सामान्य कर लिया। गॉडफादर ने अपने बेटे कौस्तुभ से कहा, गॉडफादर कौस्तुभ, तुम्हें हमेशा याद रखना है कि तुम्हें मयंक के लिए ढाल बनना है और उसका सबसे घातक हथियार भी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा नाम इतिहास की किताबों में दर्ज किया जाएगा। नैरेटर कौस्तुभ ने हाँ में सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि वह अपने पापा की बातों को पूरी तरह से समझ पा रहा था कि नहीं, लेकिन वह सिर्फ ये जानता था कि वह हमेशा हमेशा मयंक की रक्षा करेगा और यह केवल इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पापा ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। SFX चेंज ओवर चिट चैट लाफ्टर। नैरेटर मयंक का पूरा परिवार नए साल की पूर्व संध्या को मनाने के लिए एक शानदार दावत के साथ इकट्ठा हुआ था। शौर्य प्रताप राठौर का परिवार भी उनसे मिलने के लिए खाने पर आया था। भले ही ये दोनों परिवार बहुत सालों से अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था जब शौर्य प्रताप नए साल की पूर्व संध्या पर मिलने के लिए आए थे। आमतौर पर वह अपने घर पर ही नया साल मनाया करते थे। मयंक ने राठौर परिवार के सदस्यों का अभिवादन किया और फिर जाकर काशिका और मोहित के बीच में बैठ गया। शौर्य प्रताप ने तारीफ करते हुए मयंक से कहा, शौर्य, आज रात के बाद तुम आधिकारिक तौर पर 18 साल के हो जाओगे मयंक, और तुम पहले से बहुत ज्यादा हैंडसम लगने लगे हो। नैरेटर निरंतर साधना और प्रैक्टिस करते रहने के कारण मयंक जिस दौर से गुजर रहा था उसके कारण वह पहले से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा था। उसके चेहरे पर से बेबी फैट चला गया था और अब वह एक सुंदर चेहरे और लीन मसल वाला युवक बन गया था। इरावती भी अपने परिवार के साथ आई थी, लेकिन वह दूर बैठी मयंक को देखती रही। वह अभी भी भूल नहीं पाई थी कि 1 महीने पहले यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था, जब मयंक एक और खूबसूरत लड़की के साथ खड़ा था और उसके लिए बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया था। मयंक हर समय इरावती का मजाक उड़ाता था और इरावती को यकीन था कि यह लड़का हमेशा उसके आसपास रहेगा, लेकिन अब उनके बीच कुछ ऐसे दूरियां आ गई थी जिन्हें शायद ही कम किया जा सकता हो। इरावती के दिमाग में ख्याल आ रहा था कि क्या होता अगर उसने मयंक से इतने भयानक तरीके से बात नहीं की होती, तो क्या वह दोनों। और इसके आगे इरावती ने अपने ख्यालों को रोक दिया। मयंक के पिता हर्षवर्धन ने मजाक करते हुए कहा, हर्ष, मयंक को मेरे हैंडसम लुक्स में से केवल 30% हिस्सा ही विरासत में मिला है, लेकिन इरावती बहुत ज्यादा सुंदर हो गई है और आपके परिवार का हिस्सा बनने के लिए तो वह बहुत ज्यादा खूबसूरत है। नैरेटर शौर्य प्रताप इस बात से हैरान थे, इसलिए उन्होंने हर्षवर्धन को घूर कर देखा। तभी मयंक की बुआ भी बातचीत में शामिल हो गई और उसने बीच में अपने भाई को टोकते हुए कहा, रश्मिका, अपनी खूबसूरती पर घमंड करना बंद कीजिए भैया। जरा ये बताए कि इन दोनों बच्चों की अब तक सगाई क्यों नहीं हुई। नैरेटर ये बात सुनते ही मयंक चौंक गया और इरावती की आंखों में भी घबराहट दिखने लगी। हर कोई इरावती को देखने लगा और उसने घबराकर अपना सिर नीचे कर लिया। शौर्य प्रताप ने एक नजर मयंक की तरफ डाली और बोले, शौर्य, अरे इस तरह से सब लोग मयंक क्यों घूर रहे हो? मैं इस लड़के को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर इरावती इससे सगाई करने के लिए वास्तव में हाँ कह देना तो ये पूरी रात हंसता ही रहेगा, क्योंकि इसे वह बात भी मजाक लगेगी। नैरेटर इस बात को सुनकर आसपास बैठे सभी लोग हंस पड़े और काशिका ने अपनी माँ को बताया कि मयंक को खूबसूरत लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद आती हैं और वो उनसे जल्दी दोस्ती कर लेता है। ये बात सुनते ही किशोरावस्था में नए नए पहुंचे मयंक के चचेरे भाई मोहित ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, मोहित, वाह भैया, लगता है लड़कियों के मामले में आप बहुत ज्यादा लकी हो। नैरेटर मयंक को काफी अजीब लग रहा था क्योंकि किसी ने भी उससे उसकी राय पूछने की जहमत नहीं उठाई थी। इरावती के पिता ने सबके सामने इरावती से पूछा कि उसकी क्या राय थी। इरावती का चेहरा शर्म से लाल हो गया क्योंकि वह शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। उसने मयंक की तरफ देखा और उसे वह वक्त याद आ गया जब वह यूनिवर्सिटी के मैदान पर खड़ा था और इरावती नहीं बल्कि कोई और लड़की उसके साथ उसके लिए खड़ी हुई थी। इस बात को याद करते ही इरावती ने और ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हुए मयंक की बुआ की तरफ देखते हुए कहा, इरावती, रश्मिका आंटी, मयंक इज टू गुड फॉर मी। मैं उसे डिजर्व नहीं करती। वह मेरे लिए जरूरत से ज्यादा अच्छा है। नैरेटर और यह कहकर इरावती ने मयंक से अपनी सगाई के प्रस्ताव और सुझाव को खारिज कर दिया। मयंक की बुआ रश्मिका बच्चों से मजाक कर रही थी और उसी मजाक के जरिए उन दोनों के रिश्ते की गहराई जानना चाह रही थी, लेकिन इरावती की बात सुनकर वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही थी और उसने कहा, रश्मिका, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी तुम दोनों बहुत छोटे हो और तुम्हारे पास अपने रिश्ते को आगे ले जाने के लिए बहुत समय है। डोंट वरी। नैरेटर काशिका अपने भाई के पक्ष में थी और उसे बचाना चाहती थी, इसलिए उसने कहा कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। लेकिन मोहित को लगा कि जैसे इरावती को अपनी तरफ आकर्षित करना मयंक के लिए बहुत बड़ा टास्क था जो वो नहीं कर पाएगा, इसलिए वह धीरे से मयंक के कान में बुदबुदाया, मोहित, ये तो आपके साथ बहुत ही बुरा हो गया भैया। नैरेटर मयंक के चाचा धनपत ने मयंक से कहा, धनपत, मयंक, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि किसी ना किसी दिन इरावती आखिरकार तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार कर ही लेगी। नैरेटर दरअसल ये सभी लोग सोच रहे थे कि इरावती जैसी प्यारी और सुंदर लड़की ने अभी सबके सामने मयंक का प्रस्ताव ठुकरा दिया है,
लेकिन इस कमरे में मौजूद लोगों में से सच बात क्या थी, वह केवल मयंक और इरावती ही जानते थे। मयंक चुप रहा और उसने हाँ में अपना सर हिला दिया। दरअसल उसे इस बात की परवाह ही नहीं थी कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोच रहे थे। तभी दरवाजे पर ड्यूटी करने वाला एक गार्ड अंदर आया और सब लोगों का अभिवादन करके उसने मयंक से कहा कि उससे मिलने के लिए दरवाजे पर कोई आया था। मयंक को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। वह हैरान था, लेकिन अपने पिता के कहने पर वह उठा और यह कहकर बाहर निकल गया कि वो देखकर आता है कि उससे मिलने कौन आ गया। मयंक के उठकर बाहर चले जाने के बाद उसकी बुआ रश्मिका ने फिर से इरावती से बात करना शुरू कर दिया। रश्मिका को अपने भतीजे के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि वह ये सोच रही थी कि मयंक कहीं ना कहीं इरावती को पसंद करता है और इरावती ने उसे ठुकरा दिया है। इसलिए उसने एक पल के लिए सोचा और फिर वह इरावती से बोली, रश्मिका, इरावती, तुम दोनों बचपन से एक साथ खेले हो और साथ ही बड़े हुए हो। मयंक को थोड़ा समय और खुद को साबित करने का एक मौका जरूर देना। नैरेटर, इरावती मन ही मन शर्मिंदगी से गड़ी जा रही थी क्योंकि यह सब बातें उसके दिल को तकलीफ दे रही थी। लेकिन इसके साथ साथ वो इस बात को जानने के लिए भी उत्सुक थी कि इस वक्त मयंक से मिलने बाहर दरवाजे पर कौन आया होगा। उधर मयंक जब अपने घर से बाहर निकलकर आंगन से होता हुआ मुख्य दरवाजे तक पहुंचा तो दरवाजे पर खड़े मेहमान को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। क्यों कि उस आगंतुक को वह हजार लोगों की भीड़ में भी दूर से ही पहचान सकता था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह चहकते हुए बोला, मयंक, अरे वाह, तुमने मुझे कैसे याद किया। नैरेटर, आगंतुक और कोई नहीं, शाश्वती थी। वह बोली, शाश्वती, पापा ने मुझसे कहा था कि आज रात शहर में बहुत ज्यादा रौनक होगी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे टहलने के लिए बाहर जाना चाहिए। मैं घूमते घूमते इस इलाके में आई तो मुझे लगा कि तुम्हारा घर भी तो यही कहीं है। और देखो, मैंने सही अनुमान लगाया ना। नैरेटर, शाश्वती ने बहुत ही घटिया बहाना बनाया था और मयंक ने अपनी हंसी रोकते हुए एक गहरी सांस ली। दरअसल वह हैरान इस बात से था कि कारण चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन शाश्वती खुद चलकर उस तक आई थी। ये बात उसके लिए अविश्वसनीय थी। वह बोला, मयंक, गजब का कोइंसिडेंस है। मानना पड़ेगा, क्या मैं तुम्हारे साथ टहलने के लिए चल सकता हूँ। नैरेटर, शाश्वती ने कहा, शाश्वती, मैं इस वक्त तुम्हारे घर के ठीक बाहर हूँ। क्या तुम एक अच्छे फ्रेंडली मेजबान नहीं बन सकते। मतलब मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ और तुम मुझे अंदर भी इनवाइट नहीं करोगे। नैरेटर, शाश्वती ने जैसे प्यारे अंदाज में ये सवाल पूछा था, उसने मयंक के दिल को जैसे पिघला दिया। मयंक शाश्वती की बात से बहुत ज्यादा हैरान हो गया। नए साल की पूर्व संध्या या वसंत पंचमी पर किसी लड़की को घर लाना एक बहुत बड़ी बात होती थी। ये लगभग ऐसा ही था कि जैसे आप बिना कुछ कहे अपने माता पिता को हिंट दे रहे हैं कि आपको इस लड़की से सगाई करनी है। मयंक को ख्यालों में डूबा हुआ देखकर शाश्वती ने उसकी शर्मिंदगी भांप ली और मुस्कुराते हुए बोली, शाश्वती, क्या तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। कोई परेशानी। नैरेटर, मयंक की आदत हंसी मजाक की थी और उसने मौके का फायदा उठाते हुए शाश्वती को चिढ़ाने के लिए कहा, मयंक, अरे तुम भले ही कितनी भी बदसूरत हो, लेकिन अब जब मेरे दरवाजे पर आ ही गई हो तो मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाने के लिए ना कैसे कह सकता हूँ। आओ आओ, अंदर आओ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। नैरेटर, शाश्वती समझ रही थी कि मयंक जानबूझकर उसे छेड़ रहा है, तो उसने भी गुस्सा होने का नाटक करते हुए पूछा, शाश्वती, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं बदसूरत हूँ। नैरेटर, इतना कहकर शाश्वती मयंक को देखकर मुस्कुराए और उसने अपने चारों तरफ अपनी शक्ति को संगठित कर लिया। उसे युद्ध के लिए तैयार देखकर मयंक ने फिर से उसे प्यार से याद दिलाया, मयंक, अरे तुम भूल गई क्या कि सज्जन लोग अपने मसलों को बातों से हल करते हैं, ना कि लड़ झगड़ कर। नैरेटर, फिर उसने अपने आसपास खतरे को महसूस किया, पीछे मुड़ा और भागने लगा। शाश्वती हंसते हुए बोली, शाश्वती, मुझे सच में बताओ, क्या मैं वाकई में बदसूरत हूँ। नैरेटर, और इतना कहकर वह भी हंसते हुए उसके पीछे भागने लगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी महाबली मयंक। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल WD नॉवल वर्ल्ड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।